तो बच्चों, इन सभी सिस्टम की जो सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, वो सेल है। ये ऑर्गेनिज्म कैटल के लंग्स के प्लूरल फ्लूइड में मिला था और वहां पर निमोनिया डिजीज कर रहा था। लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जिनको आप प्रोटीन बोलते हो। उन प्रोटीन की सिंथेसिस आरईआर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। दोनों के अंदर आरएनए की सिंथेसिस होगी। दोनों के अंदर 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। बच्चों, आज का जो एजेंडा है वो है समरी लेक्चर। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का फुल डिटेल समरी लेक्चर लेकर मैं आपके सामने आया हूं और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप बिल्कुल फोकस रखिएगा और एक एक चीज को एकदम बारीकी से समझिएगा। अगर आपने ये चैप्टर पहले कभी नहीं पढ़ा है फिर भी आपको ये पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले ये पैराग्राफ है कि सेल क्या है। बच्चों, हमारा जो शरीर है, ठीक है, उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल। सेल से मिलके बनते हैं टिश्यू और टिश्यू से मिलके बनते हैं ऑर्गन और ऑर्गन से मिलके बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन में हेल्प करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन में हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम आपका बैलेंसिंग, इक्विलिब्रियम, पोस्चर, ईटीसी, इन सब में आपका हेल्प करता है। तो बच्चों, इन सभी सिस्टम की जो सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, वो सेल है। ठीक है, मेरा शरीर, मेरा जो स्ट्रक्चर है, इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल है। बच्चों, एक वर्ड होता है इनएनिमेट। इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर के अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। मल्टीसेलुलर के अंदर हम लोग आ जाते हैं, एनिमल आ जाते हैं और प्लांट्स आ जाते हैं। बच्चों, सबसे पहले जो सेल थी वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी, जो कि एक डेड सेल थी और सेल का नाम कॉर्क था, जो कि एक प्लांट सेल है। बच्चों, सबसे पहले लिविंग सेल ल्यूविन हुक साहब ने डिस्कवर की थी। ठीक, ये आपकी एक लिविंग सेल थी। बच्चों, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको फुलफिल कर सकता है। ये खुद मेटाबॉलिज्म कर सकता है, अपने लिए फूड अरेंज कर सकता है और रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर को बढ़ा सकता है। इसका मतलब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अकेले रह सकता है, इसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, क्योंकि ये सारे के सारे जो एसेंशियल फंक्शन है लाइफ के, उनको परफॉर्म कर सकता है। बच्चों, सेल थ्योरी स्केलेडन एंड श्वान ने दी थी 1838 में। स्केलेडन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट सेल्स के बने होते हैं और वो सेल्स मिलकर बनाती हैं टिश्यू। बच्चों, 1839 के अंदर जो श्वान था, जो आपके ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल्स होती है उसके बाहर एक पतली सी लेयर होती है जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और प्लांट के अंदर सेल वॉल का मिलना एक यूनिक कैरेक्टर होता है। और तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि जो एनिमल होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो सेल और उसके प्रोडक्ट के बने होते हैं। बट ये नहीं बता पाए कि किसी भी सेल का ओरिजिन कहां से होता है, कोई भी नई सेल्स कहां से आती है। तो ये क्या नहीं बता पाए? ये नहीं बता पाए कि हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म। बच्चों, 1855 में रेडल्फ वर्चो ने बताया कि कोई भी नई सेल्स पुरानी सेल्स के डिवीजन से आती है। कोई भी नई सेल पुरानी सेल्स के डिवीजन की वजह से आती है। पुरानी सेल्स मतलब प्री एग्जिस्टिंग। इसी को बोला गया ओमनिस सेलुला सेलुला। इसी को बोला गया ओमनिस सेलुला सेलुला। ठीक, दूसरा इन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, वो सेल और उनके प्रोडक्ट के बने हुए हैं। बच्चों, अनियन एक प्लांट सेल है और ह्यूमन चीक, ये यहां अंदर, तो ह्यूमन चीक सेल एनिमल सेल है। बच्चों, सेल की आउटर लेयर को डीलिमिटिंग लेयर बोलते हैं, क्योंकि अनियन प्लांट सेल है तो उसके बाहर डीलिमिटिंग लेयर सेल वॉल होगी। ह्यूमन चीक सेल एनिमल सेल है तो उसके बाहर डीलिमिटिंग लेयर सेल मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि बाहर आपका सेल वॉल नहीं होता।
बच्चों जब आप यूकैरियोट के न्यूक्लियस को देखोगे तो उसमें न्यूक्लियस में बाहर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगी, अंदर एक छोटा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको आप न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और एक फ्लूइड रीजन मिलेगा जिसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और अंदर आपको मिलेगा क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के अंदर मिलेगा डीएनए। तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है। ठीक, आप यूकैरियोट के क्रोमोसोम को देखोगे तो हमारे क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट है और उस डीएनए की पैकेजिंग करने के लिए बेसिक हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। क्योंकि बच्चों आपको अपने डीएनए को न्यूक्लियस में एकोमोडेट करना है, तो डीएनए की लेंथ ज्यादा है और न्यूक्लियस का साइज छोटा है। तो इतने बड़े डीएनए को न्यूक्लियस में एकोमोडेट करने के लिए उसको छोटा करके उसको पैक करके बैठाना पड़ता है। तो डीएनए की पैकेजिंग में बेसिक प्रोटीन हिस्टोन हेल्प करते हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं एसिडिक नेचर होता है वो हेल्प करते हैं। तो डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और थोड़ा सा आपका आरएनए यूकैरियोट के क्रोमोसोम में है। बच्चों प्रोकैरियोट के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपका एब्सेंट होता है। बच्चों प्रोकैरियोट के क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता, वहां पर आपका डीएनए मिलेगा, थोड़ा सा आरएनए मिलेगा और नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा। बट प्रोकैरियोट में नॉन हिस्टोन प्रोटीन का जो नेचर है वो बेसिक है, लेकिन यूकैरियोट में नॉन हिस्टोन प्रोटीन का नेचर एसिडिक था। तो जब यहां हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता है तो इसका जो डीएनए है इसको नेकेड डीएनए भी बोल देते हैं। ठीक, और ये डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती ही नहीं। तो यहां हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, इसलिए हम बैक्टीरिया में ट्रू क्रोमोसोम नहीं बोलते, हम फॉल्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक बच्चों, साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड रीजन है जो प्लांट सेल, एनिमल सेल सभी में होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सभी में होता है, और यहां पर सेलुलर एक्टिविटी होती है। सेलुलर एक्टिविटी का मतलब यहां केमिकल रिएक्शंस होती है, और केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारी जो सेल है वो लिविंग स्टेट में होती है। बच्चों मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल, ऐसे ऑर्गेनिल जिनकी मेम्ब्रेन है, जैसे ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ईटीसी, ये सारे के सारे ऑर्गेनिल एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट में और प्रेजेंट होते हैं आपके यूकैरियोट में। बच्चों सेंट्रोसोम, एक सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, और ये आपके यूकैरियोट्स में एनिमल सेल के अंदर मिलते हैं जो आपके सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। बच्चों राइबोसोम सबसे छोटा ऑर्गेनिल है, इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती। इसको डिस्कवर किया था पैलाडे साहब ने, इसलिए इसको पैलाडे पार्टिकल बोलते हैं, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलता है। प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 70s मिलता है, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80s मिलता है। लेकिन सर यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में आपका 70s मिलता है, और यूकैरियोट के न्यूक्लियस से अराइज होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप आरईआर बोलते हैं, और आरईआर पर जो राइबोसोम होते हैं वो 80s होते हैं। तो मैं कह सकता हूं यूकैरियोट में 70s और 80s दोनों प्रेजेंट होते हैं। बच्चों प्रोकैरियोट छोटी होती है, यूकैरियोट सेल बड़ी होती है। बैक्टीरिया ज्यादा फास्ट मल्टीप्लाई करता है और हमारी सेल्स थोड़ी स्लो मल्टीप्लाई करती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल प्रोकैरियोट में एब्सेंट थे बट यूकैरियोट में प्रेजेंट है। हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट में एब्सेंट था लेकिन यूकैरियोट में प्रेजेंट है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों में प्रेजेंट था, बट यहां नेचर बेसिक है, यहां नेचर एसिडिक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहां एब्सेंट है, यहां प्रेजेंट है। ट्रू क्रोमोसोम यहां एब्सेंट है, यहां प्रेजेंट है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर और नेकेड है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता। यहां डीएनए लीनियर है और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां एब्सेंट है, यहां आपका प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट में राइबोसोम 70s है, यहां 70s और 80s दोनों हैं। प्रोकैरियोट में सेंट्रोसोम एब्सेंट है, यूकैरियोट में एनिमल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट है। बच्चों नेक्स्ट हम लोग चलते हैं
प्रोकैरियोट सेल के अंदर आप बैक्टीरिया पढ़ते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ते हैं, माइकोप्लाज्मा पढ़ते हैं, जिसको पहले पीपीएलओ कहा जाता था। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, ये ऑर्गेनिज्म कैटल के लंग्स के प्लूरल फ्लूइड में मिला था और वहां पर निमोनिया डिजीज कर रहा था, इसलिए इसको प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। शेप ऑफ बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल है तो कोकस बोलेंगे, अगर बैक्टीरिया रॉड लाइक है तो बैसिलस बोलेंगे, अगर बैक्टीरिया कॉमा शेप है तो विब्रियो बोलेंगे, अगर बैक्टीरिया स्पाइरल शेप है तो आप स्पिरिलम बोलेंगे। बच्चों यहां पर आपको बताया गया है क्या कि किसी भी सेल का जो शेप होता है वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक, और एक सिंगल सेल में अगर मैं बात करूं माइकोप्लाज्मा जो कि प्रोकैरियोट है, जो कि एक सबसे छोटी सेल है जिसकी लेंथ आप 3 माइक्रोमीटर इन लेंथ आप याद रखेंगे। ठीक है, 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है 0.3 माइक्रोमीटर कर लीजिएगा। ठीक है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है 3 to 5 माइक्रोमीटर। ऑस्ट्रिच एग सिंगल सेल में सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ह्यूमन आरबीसी है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक, लॉन्गेस्ट सेल आपकी नर्व सेल है और ये आपकी शेप ऑफ सेल्स हैं जो आपको याद करने हैं। बच्चों उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स के बारे में, प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका सेल एनवलप। तो बच्चों सेल एनवलप क्या होता है? आप अगर बैक्टीरिया को देखोगे तो बाहर की जो सबसे बाहर आपको लेयर मिलेगी बैक्टीरिया में वो मिलेगी ग्लाइकोकैलेक्स। तो अगर आप बैक्टीरिया में सबसे बाहर देखेंगे तो बाहर आपको जो लेयर मिलेगी उसको कहते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स से अंदर मिलेगा आपको सेल वॉल और सेल वॉल से अंदर आपको मिलेगा सेल मेम्ब्रेन। तो बच्चों सबसे बाहर ग्लाइकोकैलेक्स, देन सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन, तीनों को मिलाकर बोलते हैं आप सेल एनवलप। तीनों को मिलाकर आप बोलते हैं सेल एनवलप। अगर आपका ग्लाइकोकैलेक्स हार्ड है तो आप उसको कैप्सूल बोलेंगे। अगर आपका ग्लाइकोकैलेक्स हार्ड है तो आप उसको कैप्सूल बोलेंगे। अगर ग्लाइकोकैलेक्स आपका लूज है, थिन है, तो आप उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे। तो अलग अलग बैक्टीरिया में जो ग्लाइकोकैलेक्स है उसकी कॉम्पोजिशन और थिकनेस वेरी करती है। ग्लाइकोकैलेक्स यूजुअली बना हुआ है पॉलीसैकराइड से और यह बैक्टीरिया को स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। 1 का मतलब है ग्लाइकोकैलेक्स, 2 का मतलब है सेल वॉल, 3 का मतलब है सेल मेम्ब्रेन। तीनों को मिलाकर बोलते हैं सेल एनवलप, जो कि मोस्ट प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होती है और ये तीनों लेयर आपस में टाइटली बाउंड होती है। ठीक है, और इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स होता है और तीनों की तीनों मिलकर एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है और तीनों की तीनों लेयर का जो फंक्शन है वो अलग अलग होता है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलेक्स, अंदर सेल वॉल, उससे अंदर सेल मेम्ब्रेन, तीनों को मिलाकर आप बोलते हैं सेल एनवलप। अगर ग्लाइकोकैलेक्स हार्ड है तो आप कैप्सूल बोलेंगे, अगर सॉफ्ट है तो आप उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे। बच्चों बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है और पेप्टाइडोग्लाइकन 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक को बोलते हैं शुगर और दूसरे को बोलते हैं अमीनो एसिड। बच्चों पेप्टाइडोग्लाइकन को ही आप बोलते हैं म्यूरिन। सेल वॉल बैक्टीरिया की बस्टिंग को प्रिवेंट करती है, उसको कोलैप्स होने नहीं देती और सेल को शेप प्रोवाइड करती है। ठीक, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है ऐसी मेम्ब्रेन जिससे वाटर क्रॉस हो सकता है, जिससे सॉल्वेंट क्रॉस हो सकता है और बस कुछ ही सॉल्यूट को अलाउ करेगी, सारे सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेगी। ठीक, सेल मेम्ब्रेन आपकी लिपिड एंड प्रोटीन से बनी हुई होती है और यह स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेम होता है। प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन और यूकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है। बच्चों नेक्स्ट है आपका इंक्लूजन बॉडी। देखिए पहले इंक्लूजन बॉडी। बच्चों बैक्टीरिया प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, वो स्ट्रक्चर किसी ना किसी चीज को स्टोर करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। कहां मिलते हैं? प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में। इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, ये स्टोर करते हैं रिजर्व मटेरियल, कुछ ना कुछ स्टोर करते हैं। जैसे आपका हो गया फॉस्फेट ग्रेन्यूल। बच्चों फॉस्फेट ग्रेन्यूल फॉस्फोरस को स्टोर करेगा,
साइनोफिशियन ग्रेन्यूल प्रोटीन को स्टोर करेगा, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा। बच्चों गैस वैक्यूल भी एक तरह की इंक्लूजन बॉडी है, तो फिर इसकी भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये आपका पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और गैस वैक्यूल प्रोटीन का बना होता है और ये आपको बाइंसी प्रोवाइड करता है, मतलब बैक्टीरिया को फ्लोट करने में हेल्प करता है। बच्चों क्रोमैटोफोर, ये क्रोमैटोफोर ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो बच्चों जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर। तो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से प्रोकैरियोट्स में ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप क्रोमैटोफोर बोलते हैं और इस स्ट्रक्चर में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब क्रोमैटोफोर फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है। बच्चों मीजोजोम देखिए, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ये बैक्टीरिया की अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है और बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर एक स्ट्रक्चर बना लेती है और इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं मीजोजोम। तो क्रोमैटोफोर भी सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बनते हैं और मीजोजोम भी सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बनते हैं और ये प्रोकैरियोट्स में ही पाए जाते हैं। बच्चों इस स्ट्रक्चर की वजह से मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया और मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स। तो बच्चों जब मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एंजाइम कंटेंट भी आपका इंक्रीज होगा और मीजोजोम के अंदर रेस्पिरेशन होता है। बच्चों यूकैरियोट में रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, बट प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। वहां पर बैक्टीरिया के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो मीजोजोम के अंदर होता है। ये मीजोजोम वेसिकल की फॉर्म में भी मिल सकते हैं, ये मीजोजोम आपको टिब्यूल की फॉर्म में भी मिल सकते हैं और ये मीजोजोम आपको इस तरीके से लैमेला की फॉर्म में मिल सकते हैं। प्रोकैरियोट में मीजोजोम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। सरफेस एरिया मेम्ब्रेन का बढ़ गया, एंजाइम कंटेंट आपका इंक्रीज हो गया। और अगर किसी प्रोटीन को सेल से बाहर फेंकना है तो भैया ये आपका हेल्प करता है, जिसको आप सिक्रीशन बोलते हैं। किसी चीज को सेल से बाहर डिस्चार्ज करना वो भी मीजोजोम की हेल्प से होती है, जिसको आप सिक्रीशन बोलते हैं। और मीजोजोम बैक्टीरिया के अंदर डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है और उस डीएनए को दो डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। किस तरीके से करता है ये हमें नहीं जानना, अपने सिलेबस में नहीं है। बैक्टीरिया का जो मीजोजोम होता है वो बैक्टीरिया के डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा और जब ये बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करके दो बैक्टीरिया बनाएगा तो भाई ये मीजोजोम डीएनए को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। बच्चों एक बैक्टीरिया के अंदर एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, तो सबसे पहले वो डीएनए रेप्लिकेट होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो कितने डीएनए बनेंगे? दो डीएनए। इसमें हेल्प करता है मीजोजोम। अब एक बैक्टीरिया में दो डीएनए प्रेजेंट है, एक बैक्टीरिया में दो डीएनए प्रेजेंट है। अब जब ये बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन करके दो बैक्टीरिया बनाएगा तो हर एक बैक्टीरिया में एक एक डीएनए जाना है, क्योंकि एक बैक्टीरिया में अभी दो डीएनए है क्योंकि उसने डीएनए रेप्लिकेशन किया है। तो ये जो एक एक डीएनए को बराबर दो बैक्टीरिया में बांटना ड्यूरिंग बाइनरी फ्यूजन, ये आपका मीजोजोम करता है। बच्चों पिलाई एंड फिम्ब्रे, पिलाई एंड फिम्ब्रे। बच्चों पिलाई जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, फिम्ब्रे जो होते हैं वो आपके शॉर्ट होते हैं। व्हाइट कलर से फिम्ब्रे बनाए हैं और ब्लू कलर से पिलाई बनाए हैं। ठीक, पिलाई का नंबर कम होता है, फिम्ब्रे का नंबर ज्यादा होता है। ठीक है, तो पिलाई आपके लॉन्ग है, मोर इन नंबर है, इलोंगेटेड है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जैसे ट्यूब्यूल जैसा स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो फिम्ब्रे होते हैं वो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे टूथब्रश का जो आगे धागे होते हैं जो आप मुंह में डालते हैं। ठीक है, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है। और फिम्ब्रे किसी भी बैक्टीरिया को किसी लिविंग होस्ट पर अटैच करने में हेल्प करते हैं और किसी रॉक पर अटैच करने में हेल्प करते हैं, किसी भी सरफेस पर अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। पिली और फिम्ब्रे लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते, ये नॉन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आपके होते हैं। ठीक, बैक्टीरियल फ्लैचला। बच्चों किसी बैक्टीरिया पर एक फ्लैचला है, किसी पर दो है, किसी पर एक एंड पे बहुत सारे हैं, किसी पर दोनों एंड पे बहुत सारे हैं, किसी के पूरे शरीर पे बहुत सारे हैं। तो फ्लैचला का जो नंबर है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है
वो आपका वेरी करता है। फ्लैजला के 3 पार्ट होते हैं। जो बाहर की तरफ आपको ये पार्ट दिख रहा है सबसे लंबा, इसको आप फिलामेंट बोलते हैं, प्रोजेक्टेड फ्रॉम सरफेस। ये जो ब्लू वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको बेसल बॉडी बोलते हैं। ब्लू वाले पार्ट को बेसल बॉडी बोला, और फिलामेंट और बेसल बॉडी को ये चीज कनेक्ट करती है, इसको आप हुक बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, एनसीईआरटी में लिखा है कि प्रोकैरियोट का फ्लैजला सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है। सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है, सेल वॉल के एक्सटेंड होने की वजह से, सेल वॉल के इलोंगेट होने की वजह से फ्लैजला बनता है। तो ये एनसीईआरटी के अंदर लिखा है, ठीक है, कि प्रोकैरियोट का फ्लैजला सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है, लेकिन यूकैरियोट का फ्लैजला सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। जब मैं आपको यूकैरियोट का फ्लैजला पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि वहां फ्लैजला सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ठीक, तो ये मैंने आपको फ्लैजला के बारे में बता दिया। बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, किसके बेसिस पर? स्टेनिंग प्रोसीजर के बेसिस पर। ठीक, तो बच्चों एक डाई थी जिसका नाम था क्रिस्टल वायलेट, एक डाई थी आपकी जिसका नाम था क्रिस्टल वायलेट। ये टेक्निक हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ग्राम साइंटिस्ट ने सभी बैक्टीरिया के ऊपर क्रिस्टल वायलेट डाई डाली, ठीक, उसके बाद इनकी वॉशिंग करी। तो वॉशिंग करने के बाद जिन बैक्टीरिया ने क्रिस्टल वायलेट को अपने पास रखा, अपने शरीर में रखा, उन बैक्टीरिया का कलर आया पर्पल और व्हाइट, वो कहलाए गए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जिन बैक्टीरिया ने वॉशिंग करने के बाद क्रिस्टल वायलेट डाई को लूज कर दिया, उन बैक्टीरिया पर हमने सैफनिन नाम की डाई डाली, उन बैक्टीरिया पर हमने सैफनिन नाम की डाई डाली, और बैक्टीरिया का कलर आया पिंक, उन बैक्टीरिया को बोला ग्राम नेगेटिव। फिर से समझिएगा, मेरे पास बहुत सारे बैक्टीरिया थे, मैंने इन सभी बैक्टीरिया पे क्रिस्टल वायलेट डाई डाली, तो सारी की सारी बैक्टीरिया में क्रिस्टल वायलेट डाई चली गई। फिर मैंने इनकी वॉशिंग कर दी। वॉशिंग करने के बाद कुछ बैक्टीरिया के अंदर अभी भी क्रिस्टल वायलेट है, जिन्होंने कलर शो किया वायलेट और पर्पल, वो बैक्टीरिया कहलाए गए ग्राम पॉजिटिव। और जो बैक्टीरिया कलरलेस हो गए, जिन्होंने वॉशिंग के बाद क्रिस्टल वायलेट को लूज कर दिया, उन बैक्टीरिया पर मैंने एक और डाई डाली सैफनिन, और सैफनिन से स्टेन करने के बाद उनका कलर आया पिंक, उनको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। बच्चों, प्रोकैरियोट में जो फ्लैजला है वो साइटोप्लाज्म में भी होता है और सेल मेम्ब्रेन पर भी अटैच होता है। उसका जो साइज है वो 50 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज है। 70s राइबोसोम आपका मिलता है। प्रोकैरियोट के अंदर 70s राइबोसोम मिलता है, जिसकी छोटी यूनिट 30s है, और जो बड़ी यूनिट है आपकी वो आपकी 50s है। एस का मतलब होता है सिडवर्ग यूनिट। बच्चों, सिडवर्ग यूनिट को ही आप बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। बच्चों, सिडवर्ग साइंटिस्ट का नाम था, तो आप सिडवर्ग बोलो तो या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलो। अब आप बोलेंगे कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है? बच्चों, एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप 30s सब यूनिट को भी डालिए और 50s सब यूनिट को भी डालिए, तो ये जिस वेलोसिटी से जाती है, ठीक है, 30s 30 की वेलोसिटी से जाएगी, 50s 50 की वेलोसिटी से जाएगी। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर एक ट्यूब होती है जिसके अंदर आप सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, मतलब किसी चीज को बहुत हाई रेट पर उसको घुमाते हैं, ठीक है। जैसे आप सिंपल सा समझ लीजिए, आप एक ग्लास पानी में चीनी घोल रहे हो, बहुत तेजी से घोल रहे हैं, ये घूम रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो रही है। तो बच्चों, डेंसिटी के बेसिस पर चीजों को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। जो चीज भारी होगी वो नीचे आपका जल्दी वो नीचे बैठेगी, जो चीज हल्की होगी वो आपका सरफेस पे रहेगी। तो 30s और 50s वेलोसिटी की वजह से है। कौन कितनी वेलोसिटी से सेडिमेंट होता है, कौन कितनी वेलोसिटी से आपका सेडिमेंट होता है। तो जो भारी यूनिट होती है उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज्यादा होता है, उसकी सिडवर्ग यूनिट ज्यादा होती है। तो 50s का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज्यादा है, वो ज्यादा वेलोसिटी से ग्लास में ट्यूब में नीचे सेटल होगा एज कंपेयर टू 30s। और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एक तरीके से इनडायरेक्ट मेजर है साइज और डेंसिटी का। तो बच्चों, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है बच्चों, कंटिन्यू करते हैं।
बच्चों नेक्स्ट है आपका पॉलीराइबोसोम कि पॉलीराइबोसोम क्या होता है। बच्चों एक चीज होती है जिसको आप बोलते हैं एमआरएनए। ठीक है, एक एमआरएनए पर अगर बहुत सारे राइबोसोम अरेंज हो जाए, एक सिंगल एमआरएनए पर काफी सारे राइबोसोम अरेंज हो जाए तो इसको आप पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। ठीक, डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। ये चीज क्लास 12 में पढ़ाई जाती है। डीएनए से बना एमआरएनए और एमआरएनए हेल्प करता है प्रोटीन की सिंथेसिस में। ठीक, और इसमें हेल्प करते हैं आपके राइबोसोम। तो ये एमआरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करेगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे इस एमआरएनए पर जो राइबोसोम बैठे हैं। बच्चों प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है और एनिमल सेल में सेल वॉल आपकी एब्सेंट है। प्लांट सेल में प्लास्टिड है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता। सेंट्रियोल आपका प्लांट सेल में एब्सेंट होता है बट एनिमल सेल में आपका प्रेजेंट होता है। बच्चों नेक्स्ट है कि यूकैरियोट्स में कौन कौन आते हैं। आपके प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल और फंगस यूकैरियोट्स में आते हैं और यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। तो आप एक चीज को जरा समझिएगा, अगर मैं आपको बोलता हूं यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट है तो बच्चों ये आपका साइटोप्लाज्म है, ये आपका साइटोप्लाज्म है और ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आपके आर निकल रहे हैं, ये देखिए आर निकल रहे हैं। यहां आपका गोल्गी बॉडी होता है, यहां आपका लाइसोसोम होता है। तो अगर आप देखेंगे सेल का साइटोप्लाज्म देखिए कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया। एक कंपार्टमेंट में आर है, दूसरे कंपार्टमेंट में गोल्गी बॉडी है, पहले कंपार्टमेंट में आर है और तीसरे कंपार्टमेंट में लाइसोसोम है। तो बच्चों सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो छोटे छोटे चैम्बर में, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है यूकैरियोट के केस में, क्योंकि यहां मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मिलते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में कंपार्टमेंटलाइजेशन आपका एब्सेंट होता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं मिलते। यूकैरियोट्स में कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट है क्योंकि यहां मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मिलते हैं। बच्चों कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो होते हैं और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर जिनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट आते हैं, ये स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन का मतलब होता है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये तीनों प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते, यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। बच्चों यूकैरियोट्स डबल एनवलप है, क्यों? क्योंकि यहां सेल मेम्ब्रेन भी है और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है। तो यहां दो एनवलप है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मिलती है। तो प्रोकैरियोट यहां पर सिंगल एनवलप है। बच्चों इसके बाद आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। बच्चों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये चारों ऑर्गेनेल जो हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट रहते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो जब लोग कोऑर्डिनेशन में काम करें, तालमेल के साथ काम करें, जैसे ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल आपस में कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तो इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है और इन सभी की मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम को नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, मतलब ये लोग कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईआर। बच्चों मैंने आपका यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो स्ट्रक्चर मैंने आपका निकाला है वो मैंने निकाला है आर और आर पे प्रेजेंट है राइबोसोम। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो स्ट्रक्चर निकलता है उसको आप आर बोलते हैं और आर पर आपके राइबोसोम प्रेजेंट है और ये रीजन जो है पूरा का पूरा ये साइटोप्लाज्म है। अब आप देखिए आपको कुछ स्पेस मेम्ब्रेन के अंदर दिख रहा होगा, ये देखिए ये जो स्पेस आपको ईआर के अंदर दिख रहा है, ये जो स्पेस आपको ईआर के अंदर दिख रहा है इनसाइड ईआर, इसको आप ल्यूमिनल स्पेस बोलते हैं। और जो स्पेस आपको बाहर की तरफ दिख रहा है, ये देखिए ये स्पेस आपको बाहर दिख रहा है, तो ये जो स्पेस जो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं ये आपको साइटोप्लाज्म में दिख रहा है, इसको आप एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोलते हैं।
आर और एसईआर। ईआर दो तरह के होते हैं, आर और एसईआर। आर पर राइबोसोम प्रेजेंट है, एसईआर पर राइबोसोम एब्सेंट है। तो जहां राइबोसोम प्रेजेंट होंगे वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो बच्चों आर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और ये आर जो प्रोटीन बनाते हैं उनमें से काफी सारे प्रोटीन सेल से बाहर जाते हैं। आर जो प्रोटीन बनाते हैं, आर पर जो राइबोसोम है, वो राइबोसोम जो प्रोटीन बनाते हैं उनमें से काफी सारे प्रोटीन सेल से बाहर जाते हैं। इसको आप बोलते हैं सिक्रीशन, रिलीज प्रोटीन आउटसाइड दी सेल। एसईआर में राइबोसोम नहीं होते बच्चों, तो ये लिपिड की सिंथेसिस करता है, ठीक है, और एनिमल के अंदर लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस करता है। आपने हार्मोन पढ़े होंगे ह्यूमन के केस में, एनिमल के केस में काफी सारे हार्मोन्स होते हैं जिनका स्टीरॉयड नेचर होता है, लिपिड नेचर होता है। तो लिपिड लाइक स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस आपकी एनिमल में एसईआर करता है, ठीक। तो आप देख सकते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ये न्यूक्लियस है, और ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो स्ट्रक्चर आपका अराइज हो रहा है इसको आप बोलते हैं आर, और इस पे आपके राइबोसोम प्रेजेंट है। और आर से जो स्ट्रक्चर निकलता है उसको बोलते हैं एसईआर, इस पे राइबोसोम नहीं होते। बच्चों गोल्गी बॉडी को गोल्गी ने डिस्कवर किया था, और स्टेन करने के बाद ये काफी डेंस दिखता है। जब आप इसको देखोगे माइक्रोस्कोप में तो काफी डेंस दिखेगा, आपको क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करूं गोल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करूं, तो गोल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर में इस तरीके से आपके सिस्टरने पाए जाते हैं। ये देखिए आपके बनाए गए हैं। तो ये सिस्टरने कैसे हैं? फ्लैट, फ्लैट मतलब चपटा। कैसे दिख रहे हैं? डिस्क लाइक दिख रहे हैं, और एक दूसरे के लगभग पैरेलल दिख रहे हैं। और कैसे अरेंज है? इस तरीके से अरेंज है। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिकली, ठीक है, इनको बोलते हैं आप कॉन्सेंट्रिकली। किस तरीके से अरेंज है? देखिए इस तरीके से, ये एक, ये दो, ये ऐसे, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिकली। तो ये फ्लैट होते हैं, कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। इनको आप सिस्टरने बोलते हैं, इनको आप बोलते हैं सिस्टरने, इनको आप बोलते हैं सिस्टरने। तो गोल्गी बॉडी का जो मेन कंपोनेंट है वो है सिस्टरने। तो बच्चों सर ने यहां पर क्या दिखाया है, ध्यान से देखिएगा। ये सर ने दिखाई है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये है आपका आर, ये है आपका आर। ये दिखाया है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट सिस्टर ने। ये गोल्गी बॉडी है, ये आपका आर है, ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो बच्चों गोल्गी बॉडी का वो साइड, गोल्गी बॉडी की वो साइड जो किसको फेस करती है, आर को और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को फेस करती है, उस साइड को आप बोलते हैं सिस साइड, फॉर्मिंग फेस, कन्वेक्स साइड। फिर से समझिएगा, गोल्गी बॉडी की वो साइड, देखिए आप फिर से यहां पर एक बार इस चीज को समझिएगा, एक बार अच्छे से आप इस चीज को समझिएगा। ये आपकी क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आपके क्या अराइज हुए? इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आपके अराइज हुए हैं, ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आपके अराइज हुए हैं आर, और इनके ऊपर आपके प्रेजेंट है राइबोसोम, ठीक है। ये सब किसके अंदर है? सेल के अंदर है। और यहां आपका प्रेजेंट है गोल्गी बॉडी। तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि गोल्गी बॉडी का ये रीजन किसको फेस करता है? ये वाली साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है, आर की तरफ है। इस वाली साइड को बोलते हैं सिस फेस, इसी फेस को आप बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, और इसी साइड को आप बोलते हैं कॉन्वेक्स साइड। गोल्गी बॉडी का ये वाला साइड जो किसको फेस करता है? सेल मेम्ब्रेन को फेस करता है। बच्चों इस साइड को बोलते हैं ट्रांसफेस, इसी को आप बोलते हैं मैच्योरिंग साइड, और इसी को आप बोलते हैं कॉन्केव साइड। तो बच्चों गोल्गी बॉडी के दो साइड हो गई। वो साइड जो ईआर की तरफ होती है उसको सिस, फॉर्मिंग और कन्वेक्स साइड बोलते हैं। गोल्गी बॉडी की वो साइड जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती है उसको आप ट्रांस और मैच्योरिंग और कनकेव साइड बोलते हैं। तो आपको ये चीज यहां पर बताई गई है, बट डायग्राम छोटा था इसलिए मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड पे समझा दिया। बच्चों अब आप यहां पर ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा और ध्यान से इस डायग्राम को समझिएगा।
बच्चों ये है आपका एस ई आर, ठीक है, ये है आपका एस ई आर, ये है आपका एस ई आर, ठीक है। तो एस ई आर किसकी सिंथेसिस करेगा? एस ई आर सिंथेसिस करेगा लिपिड की। तो बच्चों यहां से देखिए, यहां पर वन लिखा हुआ है, वन का मतलब क्या है? वेसिकल बर्ड ऑफ फ्रॉम ई आर। तो एस ई आर से वेसिकल निकला, जिस वेसिकल का नाम है ट्रांसपोर्ट वेसिकल, और इस वेसिकल के अंदर है लिपिड। एसईआर ने लिपिड की सिंथेसिस की, वो लिपिड इस वेसिकल में है, और वो वेसिकल एसईआर से निकला। एसईआर से एक वेसिकल निकला जिसको ट्रांसपोर्ट वेसिकल बोला, और वो वेसिकल क्या लेकर आ रहा है? लिपिड। ये है आपका आर ई आर। आर ई आर से भी एक वेसिकल निकला जिसको आपने ट्रांसपोर्ट वेसिकल बोला, उसकी नंबरिंग भी आपने 1 करी है, और इसकी नंबरिंग भी आपने 1 की है। ये वेसिकल क्या लेकर आ रहा है? ये वेसिकल लेकर आ रहा है प्रोटीन। तो बच्चों आरईआर और एसईआर दोनों से आपके वेसिकल निकले हैं। आरईआर और एसईआर दोनों से आपके वेसिकल निकले हैं, दोनों को ट्रांसपोर्ट वेसिकल बोला। एसईआर लिपिड लेकर आ रहा है, आरईआर प्रोटीन लेकर आ रहा है। कहां लेकर आ रहा है? गोल्गी बॉडी टू गोल्गी बॉडी के सिस साइड पर। गोल्गी बॉडी के सिस साइड पर, अभी भी मैंने आपको बताया था, ये गोल्गी बॉडी की सिस साइड है, और ये गोल्गी बॉडी की कौन सी साइड है? ट्रांस साइड है। तो बच्चों यहां पर एक वेसिकल प्रेजेंट होता है गोल्गी बॉडी में। देखिए ये रहा वो वेसिकल, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी में यहां पर एक वेसिकल प्रेजेंट होता है, इस वेसिकल को आप बोलते हैं कोटेड वेसिकल। इस वेसिकल को आप बोलते हैं कोटेड वेसिकल। तो बच्चों ट्रांसपोर्ट वेसिकल आरईआर से प्रोटीन लाया, ट्रांसपोर्ट वेसिकल एसईआर से लिपिड लाया। इन दोनों वेसिकल ने अपना प्रोटीन और लिपिड कहां पर डाल दिया? दोनों वेसिकल ने। तो बच्चों आरईआर से क्या निकला? टीवी। टीवी मतलब ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ट्रांसपोर्ट वेसिकल क्या लेकर आया? प्रोटीन। एसईआर से क्या निकला? टीवी। टीवी मतलब ट्रांसपोर्ट वेसिकल क्या लेकर आया? लिपिड। इन्होंने प्रोटीन और लिपिड को रिलीज कर दिया। कहां रिलीज कर दिया? रिलीज कर दिया इनटू, कहां पर? इस वेसिकल में। रिलीज इनटू कोटेड वेसिकल। किसका कोटेड वेसिकल है? कोटेड वेसिकल है गोल्गी बॉडी का। किसका कोटेड वेसिकल है? गोल्गी बॉडी का। किस साइड पर रिलीज किया? सिस साइड पर रिलीज किया। अब उसके बाद थ्री गोल्गी बॉडी मॉडिफाई द वेसिकुलर कंटेंट। तो जो प्रोटीन और लिपिड था वो कोटेड वेसिकल से सिस्टर्ने में आ गया। तो यहां से कोटेड वेसिकल से, ठीक है, प्रोटीन एंड लिपिड मूव फ्रॉम कोटेड वेसिकल टू सिस्टर्ने, और यहां पे इनका मॉडिफिकेशन हुआ। जो आपका प्रोटीन था उसके साथ शुगर जुड़ गया, और आपका बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। जो आपका लिपिड था उसके साथ शुगर जुड़ गया, और आपका बन गया ग्लाइकोलिपिड। तो बच्चों प्रोटीन और लिपिड का मॉडिफिकेशन हुआ, उनके साथ शुगर जुड़ गया, उनके साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया, और मॉडिफाई होकर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बन गए। ये मॉडिफिकेशन कहां हुआ? सिस्टर्ने के अंदर हुआ। उसमें से मॉडिफाई होने के बाद काफी सारे प्रोटीन इस वेसिकल के अंदर आ गए, ठीक है, काफी सारे प्रोटीन इस वेसिकल के अंदर आ गए, और इस वेसिकल से काफी सारे प्रोटीन इस वेसिकल के अंदर आ गए, और यह वेसिकल यहां से रिलीज हो गया, और इस वेसिकल को बोलते हैं सिक्रीटरी वेसिकल। इस वेसिकल को बोलते हैं सिक्रीटरी वेसिकल। तो बच्चों सिस साइड पर ट्रांसपोर्ट वेसिकल ने प्रोटीन और लिपिड को कोटेड वेसिकल में डाला। कोटेड वेसिकल से प्रोटीन और लिपिड आपके सिस्टर्ने पे गए, वहां उन प्रोटीन और लिपिड का मॉडिफिकेशन हुआ। प्रोटीन के साथ शुगर जुड़ गया, लिपिड के साथ शुगर जुड़ गया, और आपका ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बन गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन।
इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसिडेशन। तो बच्चों, प्रोटीन के साथ शुगर जुड़ना, लिपिड के साथ शुगर जुड़ना, इसको एक आम भाषा में बोल सकते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन गोल्गी बॉडी करता है, गोल्गी बॉडी का सिस्टरने साइड करता है। अब इसमें से ध्यान से देखिएगा, इसमें से काफी सारे प्रोटीन सिक्रेटरी वेसिकल में चले गए। तो यहां से काफी सारे प्रोटीन सिक्रेटरी वेसिकल में चले गए और सिक्रेटरी वेसिकल से प्रोटीन बाहर आ गए। ध्यान से समझिएगा, यहां से काफी सारे प्रोटीन सिक्रेटरी वेसिकल में चले गए और सिक्रेटरी वेसिकल से वो प्रोटीन सेल से बाहर आ गए। तो जो प्रोटीन सेल से बाहर आते हैं उन प्रोटीन को बोलते हैं सिक्रेटरी प्रोटीन। जो प्रोटीन सेल से बाहर आते हैं उन प्रोटीन को बोलते हैं सिक्रेटरी प्रोटीन। बच्चों, ट्रांसपोर्ट वेसिकल ने गोल्गी बॉडी के सिस साइड पर कोटेड वेसिकल में प्रोटीन और लिपिड डाला। ये प्रोटीन और लिपिड सिस्टरने पे गए, वहां इनका मॉडिफिकेशन हुआ, इनके साथ शुगर जुड़ा तो प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन में चेंज हो गया, लिपिड ग्लाइकोलिपिड में चेंज हो गया। इस प्रोसेस को मोर और लेस ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। मॉडिफाई होने के बाद ये प्रोटीन सिक्रेटरी वेसिकल में आ गए। तो काफी सारे प्रोटीन सिक्रेटरी वेसिकल में आ गए और वो सिक्रेटरी वेसिकल से प्रोटीन मेम्ब्रेन से होते हुए बाहर चले गए। इस प्रोसेस को सिक्रीशन बोलते हैं और इस प्रोटीन को सिक्रेटरी प्रोटीन बोलते हैं। जो प्रोटीन बाहर नहीं गए, वो प्रोटीन आपके सेल के साइटोप्लाज्म में आ गए। तो कुछ प्रोटीन बाहर नहीं जाते, वो प्रोटीन आपका आगे जाके बना लेते हैं लाइसोसोम। वो प्रोटीन आपका आगे जाके पैक हो जाते हैं एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। इस पॉइंट को फिर से समझिएगा, यहां पर सिस्टरने के अंदर प्रोटीन और लिपिड का मॉडिफिकेशन हुआ जिस प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन बोला। मॉडिफाई होने के बाद काफी सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट वेसिकल में आए और इस ट्रांसपोर्ट वेसिकल ने उन प्रोटीन को सेल से बाहर फेंक दिया। इस प्रोसेस को सिक्रीशन बोलते हैं और ऐसे प्रोटीन जो सेल से बाहर जाते हैं उनको सिक्रेटरी प्रोटीन बोलते हैं। बट कुछ प्रोटीन सेल से बाहर नहीं गए, वो प्रोटीन सिस्टरने से बाहर आते हैं और एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लाइसोसोम। इसका मतलब लाइसोसोम गोल्गी बॉडी से फॉर्म्ड होते हैं। बट लाइसोसोम के अंदर जो प्रोटीन है वो प्रोटीन आरईआर बनाता है। बहुत खतरनाक लाइन है, लाइसोसोम गोल्गी बॉडी से फॉर्म्ड होते हैं बट लाइसोसोम के अंदर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन की सिंथेसिस आरईआर ने की थी। तो लाइसोसोम को बनाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए, लाइसोसोम्स के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जिनको आप प्रोटीन बोलते हो, लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जिनको आप प्रोटीन बोलते हो, उन प्रोटीन की सिंथेसिस आरईआर करता है। बट लाइसोसोम गोल्गी बॉडी से फॉर्म होते हैं। तो इसलिए गोल्गी बॉडी आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज होता है ताकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी चीजें आ रही हैं उनको गोल्गी बॉडी रिसीव कर सके, उनको मॉडिफाई कर सके और मॉडिफाई करने के बाद वो कुछ प्रोटीन को सेल से बाहर भी फेंकेगा और कुछ प्रोटीन को सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स की फॉर्म में यूज करेगा। तो जो प्रोटीन लाइसोसोम्स की फॉर्म में सेल के अंदर यूज हुए हैं ऐसे प्रोटीन को इंट्रासेलुलर प्रोटीन बोलते हैं। सेल के अंदर यूज हुए इंट्रासेलुलर प्रोटीन, इन्हीं प्रोटीन को आप बोलते हैं नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन। अच्छे से एक एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बच्चों, लाइसोसोम की एक मेम्ब्रेन होती है आपकी, तो लाइसोसोम में आपकी एक मेम्ब्रेन होती है। लाइसोसोम गोल्गी बॉडी में पैकेजिंग की वजह से बनता है। ये देखिए प्रोटीन पैक हुए थे गोल्गी बॉडी में, ठीक है, और आरईआर प्रोवाइड प्रोटीन और एंजाइम फॉर लाइसोसोम। लाइसोसोम्स को बनाने के लिए प्रोटीन और एंजाइम आपका आरईआर देता है। ठीक, लाइसोसोम्स के अंदर आपके बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीएज, ठीक है, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेज, ठीक है, एज कर लेना, प्रोटीएज, लाइपेज। कार्बोहाइड्रेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, प्रोटीएज प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, लाइपेज लिपिड का डाइजेशन करेगा। तो बच्चों, इनके अंदर काफी सारे एंजाइम्स होते हैं जो फूड का डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इन एंजाइम को डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं। और ये एंजाइम्स एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, अंदर पीएच होनी चाहिए 5 और इन एंजाइम्स को काम करने के लिए वाटर चाहिए, इसलिए इन एंजाइम्स को आप हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी बोलते हैं।
इसलिए आप इन एंजाइम्स को हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनको परफॉर्म करने के लिए आपका वाटर चाहिए। तो ये सारे के सारे एंजाइम, चाहे आप हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बोलिए या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलिए, जो लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो एसिड मीडियम के अंदर काम करते हैं, इन टोटल एंजाइम्स को मिलाकर आप वर्ड यूज करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। तो लाइसोसोम्स में जितने भी एंजाइम्स हैं, उन सारे एंजाइम्स को मिलाकर आप वर्ड यूज करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड मतलब एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक, तो सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के लाइसोसोम मिलते हैं, बट हमारे सिलेबस में नहीं है। लाइसोसोम्स का जो रूप है, जो आकार है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा टाइप के लाइसोसोम मिलते हैं, इसलिए लाइसोसोम्स को आप बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल। पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल। ठीक, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। बच्चों आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल टॉपिक हमारा रह गया था, पहले उसको खत्म कर लेते हैं। बच्चों सेल मेम्ब्रेन 1950 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तो सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करना इजी हुआ। तो सबसे पहले हमने ह्यूमन की जो आरबीसी है उसकी मेम्ब्रेन को स्टडी किया केमिकल की हेल्प से, जिसको आपने केमिकल स्टडी बोला। और हमने ये पाया कि आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है। बट ये जो रेशियो है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि हर सेल की मेम्ब्रेन में यही रेशियो मिले। तो डिफरेंट सेल्स में जो मेम्ब्रेन होती है, उसमें प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो है वो वेरी कर सकता है। और जो मेन लिपिड मिलता है सेल मेम्ब्रेन में, उसको आप फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। ठीक बच्चों, लिपिड की 2 लेयर प्रेजेंट होती है। तो अगर मैं लिपिड की बात करता हूं, तो लिपिड में हेड होता है जो पोलर होता है, जो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लविंग होता है। और लिपिड में जो टेल होती है वो नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है। तो बच्चों एक लिपिड के 2 पार्ट हो गए, हेड और टेल। तो जो नॉन पोलर होती है वो वाटर से नफरत करती है, वाटर में इनसॉल्युबल होती है। तो आप जब लिपिड की दोनों लेयर देखेंगे, तो बच्चों पानी यहां बाहर की तरफ आ जाएगा, पानी यहां बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये जो हेड होते हैं, ये वाटर को फेस करते हैं, हेड वाटर को फेस करते हैं, क्योंकि हेड वाटर को फेस कर सकते हैं क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है। लेकिन जो टेल होती है वो नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है, तो वो वाटर से नफरत करती है। तो लिपिड्स की जो दोनों लेयर है, जिसको आप बाई लेयर ऑफ लिपिड बोलते हैं, इन दोनों लिपिड की लेयर्स की जो टेल्स होती हैं वो अंदर की तरफ होती हैं। तो टेल्स अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती हैं। लिपिड का जो हेड है वो पोलर है, वो बाहर की तरफ है। देखिए यहां पर हेड बाहर की तरफ है, यहां भी हेड बाहर की तरफ है। टेल नॉन पोलर है, वो अंदर की तरफ है, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके पानी से। बच्चों सेल मेम्ब्रेन का जो बेस्ट मॉडल है उसको आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। फ्लूइड मतलब लिक्विड। तो सेल मेम्ब्रेन में लिक्विड नेचर किसकी वजह से है? सेल मेम्ब्रेन में जो लिक्विड नेचर है वो आपका लिपिड की वजह से है। मोज़ेक क्यों बोला? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में सिर्फ लिपिड नहीं है, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी है। तो 2 डिफरेंट चीजें प्रेजेंट हैं, लिपिड भी और प्रोटीन भी, इसलिए आपने मोज़ेक बोला। तो मेम्ब्रेन पूरी तरीके से लिक्विड भी नहीं है, मेम्ब्रेन पूरी तरीके से सॉलिड भी नहीं है। मेम्ब्रेन में सॉलिडनेस प्रोटीन की वजह से है, मेम्ब्रेन में लिक्विडनेस लिपिड की वजह से है। तो मेम्ब्रेन आपकी कैसी है? क्वासी फ्लूइड है। क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है सेमी फ्लूइड। लिपिड की वजह से फ्लूइड नेचर होता है, लिक्विड नेचर होता है, और प्रोटीन की वजह से थोड़ा सॉलिडनेस होती है। तो फ्लूइड नेचर है लिपिड का, तो लिपिड का फ्लूइड नेचर है, जिसकी वजह से प्रोटीन उसमें हल्का फुल्का मूव करते हैं। उस मूवमेंट को आप बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। सिंपल से समझिए, एक बकेट लीजिए, उसमें पानी लीजिए, पानी का मतलब है लिपिड, और उसमें प्लास्टिक की गेंद रख दीजिए, प्लास्टिक की गेंद थोड़ी बहुत हिलेगी, प्लास्टिक की गेंद का मतलब है प्रोटीन। तो प्रोटीन में मूवमेंट हो रहा है, इसलिए ही तो मूवमेंट हो रहा है क्योंकि उस बकेट में पानी है, पानी मतलब लिपिड। तो लिपिड का फ्लूइड नेचर है, इसलिए प्रोटीन मूव कर रहे हैं। तो प्रोटीन का थोड़ा बहुत हिलना फिलना, उनका लेटरल मूवमेंट, ये कंफर्म करता है कि सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर होता है। ये बात यहां बताई गई है। बच्चों सेल मेम्ब्रेन में 2 तरह के प्रोटीन हैं। ये वाले प्रोटीन जो आपको बाहर की तरफ दिख रहे हैं, इनको एक्सटर्नल प्रोटीन बोलते हैं। जो प्रोटीन अंदर की तरफ दिख रहे हैं, उनको इंटरनल प्रोटीन बोलते हैं। एक्सटर्नल प्रोटीन 30% होते हैं, इंटरनल प्रोटीन आपके 70% होते हैं।
एक्सटर्नल प्रोटीन को मेम्ब्रेन से रिमूव करना इजी है, बट जो इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटरनल प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के अंदर है, उनको रिमूव करना डिफिकल्ट है। उनको रिमूव करने के लिए आप डिटर्जेंट यूज करते हैं। और ये जो आपको ब्राउन कलर से दिख रहे हैं, ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है। तो कुछ ऐसे इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जो लिपिड की दोनों लेयर को क्रॉस कर जाते हैं। देखिए, ये इंटीग्रल प्रोटीन लिपिड की एक लेयर में है, ये इंटीग्रल प्रोटीन लिपिड की एक लेयर में है, बट ये इंटीग्रल प्रोटीन लिपिड की दोनों लेयर को क्रॉस कर गया। ऐसे प्रोटीन को बोलते हैं टनल प्रोटीन और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। बच्चों, टनल और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी एक तरीके से इंटीग्रल प्रोटीन होता है। लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में है। और ये जो चीज आपको दिख रही है येलो कलर से, इसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये आपकी यूकैरियोट के अंदर ही आपको मिलेगा। तो इंटीग्रल प्रोटीन पार्शली और टोटली बरीड, टोटली बरीड। ये इंटीग्रल प्रोटीन पार्शली बरीड है और ये इंटीग्रल प्रोटीन टोटली बरीड है, कंप्लीटली बरीड है। तो आपका ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। ये इसका फंक्शन है जो आप याद कर लेंगे। सेल ग्रोथ में ये हेल्प करता है, सेल मेम्ब्रेन सिक्रीशन में हेल्प करता है। सिक्रीशन का मतलब अगर किसी चीज को सेल से बाहर फेंकना है तो सेल मेम्ब्रेन यूज आता है। एंडोसाइटोसिस, अगर फूड को सेल के अंदर लेना है, एंडोसाइटोसिस, इसमें आपका सेल मेम्ब्रेन यूज होता है। सेल डिवीजन, ठीक है, सेल के डिवीजन में भी आपका ये रोल प्ले करता है। ठीक, तो ये मैंने आपको यहां पर बता दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। बच्चों, सिंपल डिफ्यूजन में चीजें हाई से लो जाती हैं, फैसिलिटेटेड में भी हाई से लो जाती हैं, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो से हाई जाती हैं। ठीक, तो बच्चों यहां पर हाई से लो गई, मतलब यहां अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन गया, यहां भी अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन गया, यहां अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन गया। तो जब चीजें अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन जाती है तो बच्चों एनर्जी खर्च नहीं होती, एटीपी नहीं लगते। यहां एटीपी नहीं लगा, यहां एटीपी नहीं लगा। जब एटीपी ना लगे तो दोनों प्रोसेस को पैसिव बोलते हैं। और जब एटीपी लगेगा, यहां पर एटीपी का कंजप्शन होता है, क्योंकि यहां चीजें अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन जाती हैं, चीजें लो टू हाई जाती हैं, तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। बच्चों, कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन ध्यान से देखिएगा, कैरियर प्रोटीन। सिंपल डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन का रोल नहीं है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन का रोल है। कैरियर प्रोटीन क्या होते हैं बच्चों? ये जो आपको प्रोटीन दिख रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, वो कैरियर प्रोटीन का रोल प्ले करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो बच्चों, यहां पर कैरियर प्रोटीन की हमें जरूरत पड़ती है, यहां पर हमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, मतलब किसी चीज को बाहर से अंदर लाने में हमें स्पेशल प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जिन प्रोटीन को कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। तो यहां पर भी कैरियर प्रोटीन चाहिए, यहां पर भी कैरियर प्रोटीन चाहिए। कैरियर प्रोटीन किस तरह का प्रोटीन होता है? कैरियर प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन होता है। तो सिंपल डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन की नीड नहीं है, यहां दोनों में कैरियर प्रोटीन की नीड है। तो बच्चों, अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो वो मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस हो जाता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस हो जाता है, सिंपल डिफ्यूजन, उसमें कैरियर प्रोटीन का रोल नहीं होता। अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, आपके आयंस हैं, तो कोई वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन से क्रॉस कराना डिफिकल्ट होता है, वहां कैरियर प्रोटीन की नीड्स होती है, चैनल प्रोटीन्स की नीड होती है। ठीक, तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, ये आपके दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक को आप कैरियर प्रोटीन बोलते हैं और एक को आप चैनल्स प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, चैनल प्रोटीन्स में आपके पोरिन्स प्रोटीन आते हैं, ये दोनों ही ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ठीक, और यहां पर आपका सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, सोडियम पोटेशियम पंप। तो बच्चों, हमने सेल मेम्ब्रेन आपका कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट है आपका सेल वॉल। सेल वॉल आउटर लेयर होती है, रिजिड होती है, रिजिड मतलब हार्ड है, और सभी के लिए परमेबल होती है, सभी को आने देती है। ठीक, और ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, फंगस में प्रेजेंट है, प्लांट में प्रेजेंट है, और काफी सारे प्रोटिस्टा के अंदर भी ये आपकी प्रेजेंट होती है। बच्चों, एल्गी में जो कॉम्पोजिशन है वो सेलुलोज है, गैलेक्टन है, मैनन है और कैल्शियम कार्बोनेट है। प्लांट के अंदर सेलुलोज है मेन, हेमीसेलुलोज है, पैक्टिन है, प्रोटीन है। फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी है, जो कि एक तरह का आपका पॉलीसेक्रिहाइड होता है। बच्चों, अगर मैं प्लांट की सेल वॉल देखता हूं,
प्लांट की सेल वॉल देखता हूं तो प्लांट की सेल वॉल के अंदर बाहर की तरफ है प्राइमरी वॉल और अंदर की तरफ है सेकेंडरी वॉल। आप यहां डायग्राम में देखिए, ग्रीन कलर से है प्राइमरी वॉल, ब्लू कलर से है सेकेंडरी वॉल, दोनों को मिलाकर आप बोलते हैं सेल वॉल। तो बच्चों प्लांट के अंदर यूजुअली सेल वॉल डबल लेयर होती है, बाहर वाली को बोलते हैं प्राइमरी, अंदर वाली को बोलते हैं सेकेंडरी। बाहर वाली प्राइमरी, अंदर वाली सेकेंडरी। तो प्राइमरी वॉल कैसी होती है, बाहर की तरफ होती है, पतली होती है और कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है देखिए पूरी कंप्लीट है। लेकिन सेकेंडरी वॉल यहां पर नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, मतलब सेकेंडरी वॉल कुछ कुछ जगह पर मिसिंग होती है। तो बच्चों सेकेंडरी वॉल आपकी कॉन्टिन्यूअस नहीं हुई, वो डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, वो मोटी होती है और वो अंदर की तरफ होती है। जो भी आपकी यंग और ग्रोइंग सेल्स होती है, तो जब सेल्स यंग होती है, डिवाइडिंग स्टेज में होती है, ग्रोइंग होती है, एकदम नई नई सेल्स होती है, तो उसके अंदर प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होती है। जैसे जैसे वो सेल्स ओल्ड होती जाएगी, वो सेल्स मैच्योर होती जाएगी, तो प्राइमरी वॉल से अंदर की तरफ एक मोटी वॉल बननी स्टार्ट होती है, जिसको आप सेकेंडरी वॉल बोलते हैं। तो एक यंग सेल में स्टार्टिंग में सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है। जैसे जैसे ये सेल ओल्ड होती जाएगी, मैच्योर होती जाएगी, तो प्राइमरी वॉल से अंदर की तरफ एक मोटी सेकेंडरी वॉल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी और प्राइमरी वॉल धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। प्राइमरी वॉल जो होगी वो डिमिनिश हो जाएगी। वंस अ सेल बिकम मैच्योर, द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी वॉल डिमिनिश। प्राइमरी वॉल की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है और सेकेंडरी वॉल आपकी फॉर्म हो जाती है इनर टू प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल में लिग्निन सब्सटेंस नहीं मिलता, ठीक है, लिग्निन एक सब्सटेंस होता है, ये नहीं मिलता, ये सेकेंडरी वॉल में मिलता है, इसलिए सेकेंडरी वॉल की थिकनेस आपकी ज्यादा होती है। ठीक, प्राइमरी वॉल के अंदर ग्रोथ होती है, प्राइमरी वॉल के अंदर ग्रोथ होती है। तो बच्चों प्राइमरी वॉल किससे बनी हुई है, सेलुलोज से बनी है। सेकेंडरी वॉल भी किससे बनी है, सेलुलोज से बनी है। तो बच्चों एक प्रोटीन होता है जो प्राइमरी वॉल में मिलता है, जिसको आप बोलते हैं एक्सपेंसिन प्रोटीन। तो ये एक्सपेंसिन प्रोटीन क्या करता है, प्राइमरी वॉल के अंदर जो सेलुलोज के जो धागे होते हैं, सेलुलोज की जो चेन्स होती हैं, उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ देता है। तो सेलुलोजिक चेन्स के बीच के जो बॉन्ड्स हैं उनको एक्सपेंसिन प्रोटीन तोड़ देता है। टूटने की वजह से प्राइमरी वॉल लूज हो जाती है और फिर वहां पर और एक्स्ट्रा सेलुलोज ऐड हो जाता है। ठीक भाई, किसी जगह पर किसी चीज को डालना है तो उसको लूज करना पड़ेगा। तो प्राइमरी वॉल में जो पहले से सेलुलोजिक चेन्स थी, सेलुलोज के जो मॉलिक्यूल्स थे, उनके बीच में जो बॉन्ड्स थे, उन बॉन्ड्स को तोड़ने का काम करता है एक्सपेंसिन प्रोटीन, जिसकी वजह से प्राइमरी वॉल लूज हो जाती है। अब इसमें एक्स्ट्रा सेलुलोज और हेमीसेलुलोज ऐड हो जाता है, इसको बोलते हैं ग्रोथ। ऐसा आपका प्राइमरी वॉल में होता है। ठीक, इसके बाद आपको बताया गया है मिडिल लैमेला। ये देखिए, ये आपकी एक सेल हो गई, बाहर वाली प्राइमरी वॉल, अंदर वाली सेकेंडरी वॉल, और ये जो आपका दिखाया गया है रेड कलर से, ये है सेल मेम्ब्रेन। ग्रीन कलर से प्राइमरी वॉल, ब्लू कलर से सेकेंडरी वॉल और रेड कलर से है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो बच्चों दो सेल्स के बीच में ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, दो सेल्स के बीच में रेड कलर से, दो सेल्स के बीच में रेड कलर से, दो सेल्स से, इन दो के बीच में रेड कलर से, इन दो के बीच में रेड कलर से, इन दो के बीच में रेड कलर से। तो दो सेल्स की जो कॉमन लेयर होती है उसको आप मिडिल लैमेला बोलते हैं, जो कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट से बना होता है, मेनली कैल्शियम पैक्टेट से बना होता है। ठीक, उसके बाद आप प्लाज्मोडेस्माटा को समझिए। बच्चों ये जो आपको ब्लैक कलर से दिखाए गए हैं, ये जो आपको ब्लैक कलर से दिखाए गए हैं, ये है प्लाज्मोडेस्माटा। तो देखिए प्लाज्मोडेस्माटा किस किस को क्रॉस कर रहे हैं, देखिए प्लाज्मोडेस्माटा किस किस को क्रॉस कर रहे हैं। ये कौन सी वॉल है, आपकी सेकेंडरी वॉल है। ये कौन सी वॉल है, सेल वॉल है। तो सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल इज इक्वल टू सेल वॉल। ठीक है, आप देख लीजिए, ये कौन सी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है, ये कौन सी वॉल है, प्राइमरी वॉल है। दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ये रेड कलर का क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है। फिर से देखिएगा, फिर से देखिएगा, ये ब्लू कलर से आपका क्या है, सेकेंडरी वॉल, ग्रीन कलर से प्राइमरी वॉल, दोनों को मिलाकर क्या बोला, सेल वॉल। रेड कलर से क्या है, मिडिल लैमेला। तो सेल वॉल और मिडिल लैमेला को क्रॉस करते हैं आपके प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है। तो दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को जो चीज कनेक्ट करती है उसको आप प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। और प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं वो सेल वॉल और मिडिल लैमेला को आपका क्रॉस करते हैं, और ये है सेल वॉल के आपके फंक्शन। तो बच्चों अच्छे से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद है आपका वैक्यूल।
तो आप वैक्यूल को समझिए। बच्चों ये आपका एक प्लांट सेल बनाया है और इसके अंदर ये हमने आपका वैक्यूल बनाया है, इसके अंदर हमने वैक्यूल बनाया है। तो अंदर जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है, अंदर जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है और अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपकी ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है और साइटोप्लाज्म में कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो जब चीजें साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर जाएंगी, इसका मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन जाएंगी, क्योंकि आयंस की सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन वैक्यूल में ज्यादा है, सेल के साइटोप्लाज्म में कम है। तो चीजें जब साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में जाएंगी तो वो आपकी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन जाएंगी। इसका मतलब जब चीजें अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन जाए, जब चीजें आपकी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन जाए, साइटोप्लाज्म से चीजें वैक्यूल में गई अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, मतलब लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन गई, इसी को बोलते हैं अपहिल, इसी को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब यहां पर आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी। वैक्यूल की एक मेम्ब्रेन होती है जिसको आप टोनोप्लास्ट बोलते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन है और सेलेक्टिवली परमेबल है, मतलब सॉल्वेंट को आने देती है और कुछ सॉल्यूट को भी आने देती है। तो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, साइटोप्लाज्म में एक ऐसा स्पेस जिसको मेम्ब्रेन ने कवर किया है, इसको आप बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, सैप, सैप के अंदर आपके इनऑर्गेनिक आयंस वगैरह आ गए, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है और वेस्ट मटेरियल आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा के अंदर मिलता है जो आपका ऑस्मो रेगुलेशन करता है। बच्चों अमीबा के अंदर अगर अमीबा के शरीर में एक्स्ट्रा वाटर आ जाएगा तो अमीबा को दिक्कत आएगी, तो अमीबा अपने शरीर में से एक्स्ट्रा वाटर को बाहर फेंक देता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से, इसको ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। फूड वैक्यूल जो होते हैं आपके प्रोटिस्टा के अंदर पाए जाते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बच्चों राइबोसोम सबसे छोटा ऑर्गेनेल है, काफी डेंस ऑर्गेनेल होता है और एक ग्रेन्यूल की फॉर्म में आपका दिखता है जो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसको डिस्कवर किया था पेलाडे ने 1953 में और ये आपका मेम्ब्रेन लेस होता है, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया था। बच्चों प्रोकैरियोट में 70s मिलता है, यूकैरियोट में 80s मिलता है। 30s छोटी यूनिट है और 50s बड़ी यूनिट है, 40s छोटी यूनिट है और 60s बड़ी यूनिट है। ठीक है, 60s कर लीजिएगा। यहां पर टोटल प्रोटीन 21 मिलते हैं और यहां जो आरआरएनए मिलता है उसको 16s आरआरएनए बोलते हैं। यहां टोटल प्रोटीन 34 है और जो आरआरएनए मिलता है 5s आरएनए और 23s आरआरएनए। ठीक है, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड और छोटे आर का मतलब है राइबोसोमल आरएनए। जो आरएनए राइबोसोम के अंदर मिलेगा वो राइबोसोमल आरएनए कहलाया जाएगा। यहां पर 33 प्रोटीन है, 47 प्रोटीन है, यहां 18s आरआरएनए है, 5s आरआरएनए है, 5.8s आरआरएनए है, 28s आरआरएनए है। पी का मतलब है आपका प्रोटीन, एस का मतलब है सिल्वर यूनिट जो मैंने आपको पहले बता दिया था। यूकैरियोट के अंदर 70s राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और क्लोरोप्लास्ट में मिलता है और 80s आपका मिलता है आरईआर के अंदर। तो बच्चों राइबोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, सेल मेम्ब्रेन भी हो गया और सेल वॉल भी हो गया। ठीक है, ये राइबोसोम की दो यूनिट है, छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट। बच्चों नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन है, एक है आउटर मेम्ब्रेन जो ज्यादा परमिएबल है क्योंकि इनके अंदर पोरिन्स प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक है इनर मेम्ब्रेन जो लेस परमिएबल है क्योंकि इनमें पोरिन्स प्रोटीन नहीं मिलते। तो बच्चों ये इनर मेम्ब्रेन जो होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो स्पेस है उसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है। एक तो ये कंपार्टमेंट आपको दिख रहा होगा, इनर मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ जो कंपार्टमेंट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट, और इनर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ जो कंपार्टमेंट दिख रहा है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो बच्चों इनर मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ जो कंपार्टमेंट है उसको बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट, इनर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ जो कंपार्टमेंट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो इनर मेम्ब्रेन की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्पेस है वो दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया, एक को बोला आउटर कंपार्टमेंट और आउटर कंपार्टमेंट को ही बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको आप पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। ठीक, इनर मेम्ब्रेन को आप बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है, आरएनए मिलता है और राइबोसोम मिलता है। कौन सा राइबोसोम? 70s, जो किसकी सिंथेसिस करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। यूकैरियोट में एटीपी की सिंथेसिस बोलूं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलूं, एटीपी की सिंथेसिस होती है तो आप पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फिजन करके एक से दो माइटोकॉन्ड्रिया बना लेता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में डिवीजन फिजन से होता है। ठीक, इनर कंपार्टमेंट जो है उसको आप मैट्रिक्स बोलते हैं और जो आउटर कंपार्टमेंट था उसको आपने पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला। ठीक है
बच्चों इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है। ये देखिए इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रही है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रही है। इन स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं क्रिस्टे। ठीक है, इन स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं क्रिस्टे। तो इनर मेम्ब्रेन्स की इनफोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टे। दोनों मेम्ब्रेन्स सेपरेट होती है किससे? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से। दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है जिसको आप पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल रहे हैं, इसी को आप आउटर कंपार्टमेंट बोलते हैं। और दोनों मेम्ब्रेन के जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके डिफरेंट होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सेल्स की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जिस सेल की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है उस सेल्स में एटीपी ज्यादा बनेंगे, इसलिए उस सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा। ये आपका डेटा है कि ये सिलेंड्रिकल शेप होता है या मैं कहूं आपका सॉसेज शेप होता है। एक पॉइंट और है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर की तरफ आप देखिए इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टे बना लेती है। इस क्रिस्टे के ऊपर आपके कुछ पार्टिकल मिलते हैं, ये रहे पार्टिकल जो आपके क्रिस्टे के ऊपर मिलते हैं। इन पार्टिकल को बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल। इन पार्टिकल को बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल। और इसी चीज को बोलते हैं एटीपी सिंथेस। इसी चीज को बोलते हैं एटीपी सिंथेस और इसी को आप बोलते हैं ऑक्सीसोम। और ये आपका एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन ने अंदर की तरफ फोल्डिंग बनाई जिसको आपने क्रिस्टे बोला, इसी क्रिस्टे पर आपके कुछ पार्टिकल्स मिलते हैं जिनको आप F1 F0 पार्टिकल्स बोलते हैं। इसी को एटीपी सिंथेस बोलते हैं और इसी को ऑक्सीसोम बोलते हैं। ये आपका एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो बच्चों ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके बाद है आपका प्लास्टिड। जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं या मैं कहूं यूग्लिनॉइड्स होते हैं, उनके अंदर एक लार्ज ऑर्गेनेल मिलता है जिसको आप माइक्रोस्कोप में इजीली देख सकते हैं, जिसको आप प्लास्टिड बोलते हैं। ठीक बच्चों, ये प्लास्टिड जो होते हैं पिगमेंट के बेसिस पे तीन टाइप के होते हैं। अगर प्लास्टिड ग्रीन कलर का है तो क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। अगर प्लास्टिड येलो, ऑरेंज और रेड कलर का है तो क्रोमोप्लास्ट बोलेंगे। अगर प्लास्टिड का कलर ही नहीं है तो आप ल्यूकोप्लास्ट बोलेंगे। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया हो या प्लास्टिड हो, दोनों डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक, और दोनों के दोनों सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल होते हैं। दोनों के अंदर डीएनए प्रेजेंट है जो कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है। और ये डीएनए अपने अपने राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन बना सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। दोनों के अंदर आरएनए की सिंथेसिस होगी। दोनों के अंदर 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो 70s राइबोसोम की हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों का जो डीएनए है वो एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। तो माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम दोनों के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों के दोनों अपने डीएनए अपने राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन बना सकते हैं, इसलिए दोनों को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। तो बच्चों यहां भी डबल मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। पोरिन्स प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो बच्चों आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल है प्लास्टिड की एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि आपके प्लास्टिड में, आपके क्लोरोप्लास्ट में, आउटर मेम्ब्रेन्स में पोरिन्स प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। बच्चों क्रोमोप्लास्ट के अंदर फैट सॉल्युबल पिगमेंट मिलता है जिसको आप बोलते हैं कैरोटीनॉइड। ये जो आपका क्रोमोप्लास्ट था इसके अंदर आपका फैट सॉल्युबल पिगमेंट मिलता है जिसको आप बोलते हैं कैरोटीनॉइड। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता, ये फूड को स्टोर करता है। तो ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करे उसको माइलोप्लास्ट बोलते हैं। ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो प्रोटीन को स्टोर करे उसको एलिडोप्लास्ट बोलते हैं। ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो फैट और ऑयल को स्टोर करता है उसको एलियोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक, प्लास्टिड का जो नंबर है क्लाइमोडोमोनास के अंदर, जो क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है वो क्लाइमोडोमोनास के अंदर 1 होता है। और जो लीफ की जो सेल्स होती है मीजोफिल सेल्स, उनके अंदर जो नंबर होता है वो 20 से 40 होता है। तो 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं लीफ की मीजोफिल सेल में और क्लाइमोडोमोनास के अंदर आपका 1 मिलता है। ठीक, अब आप देखिए ये मैंने आपका एक रफ स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें आपको ये जो एक सिंगल कॉइन दिख रहा है, ये सिंगल कॉइन, ये जो सिंगल कॉइन आपको दिख रहा है, ये जो सिंगल कॉइन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं थाइलेकॉइड। और थाइलेकॉइड के अंदर जो स्पेस होता है, ये स्पेस, इस स्पेस को बोलते हैं आप ल्यूमेन। इस स्पेस को आप बोलते हैं ल्यूमेन। तो बच्चों फ्लैट मतलब चपटा, मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन होती है ना। ये इसकी क्या है? थाइलेकॉइड की ये क्या है? ये थाइलेकॉइड की क्या है? ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। तो एक फ्लैट चपटा मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं थाइलेकॉइड। अब आप देखिए एक के ऊपर एक थाइलेकॉइड, एक के ऊपर एक थाइलेकॉइड। तो थाइलेकॉइड के जुड़ने से आपका बनता है ग्रैना। थाइलेकॉइड के जुड़ने से, तो ये क्या है? ग्रैना। ये क्या है? ग्रैना। ये क्या है? ग्रैना। ये क्या है? ग्रैना। तो बच्चों
थाइलेकॉइड स्टैक्स में आते हैं के ऊपर एक, तो आपके बनाते हैं ग्रेना। ठीक है, अब आप देख लीजिए, दो ग्रेना आपको दिख रहे हैं, ये भी आपका क्या है, थाइलेकॉइड 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 थाइलेकॉइड, आपका बन गया ग्रेना। दो ग्रेना को जो थाइलेकॉइड जोड़ते हैं, ये दो ग्रेना को जो थाइलेकॉइड जोड़ते हैं, ये वाली चीज, दो ग्रेना को जो थाइलेकॉइड जोड़ते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेला। तो फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल है जो कि आपके कनेक्ट करते हैं दो थाइलेकॉइड को, दो ग्रेना को, जिसको आप बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेला। ठीक, और अंदर की तरफ जो आपको ये स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को बोलते हैं स्ट्रोमा। इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसमें आरएनए होता है और 70S होते हैं। ठीक, और इसी स्ट्रोमा के अंदर आपकी कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो प्लांट जो फूड बनाता है वो फूड आपका स्ट्रोमा के अंदर बनता है। तो प्लांट जो फूड बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करता है, वो स्ट्रोमा के अंदर होता है। तो बच्चों, फोटोसिंथेसिस में दो तरह की रिएक्शन होती है, एक को बोलते हैं लाइट रिएक्शन और एक को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनती है और डार्क रिएक्शन में फूड बनता है। फिर से सोचिएगा, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है टू टाइप की रिएक्शन, एक को बोलते हैं लाइट रिएक्शन और एक को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शंस ग्रेना के अंदर होती है, लाइट रिएक्शन ग्रेना के अंदर होती है क्योंकि ग्रेना के थाइलेकॉइड्स में पिगमेंट मिलते हैं, ग्रेना के थाइलेकॉइड्स में क्लोरोफिल पिगमेंट्स मिलते हैं, ग्रेना के थाइलेकॉइड्स में क्लोरोफिल पिगमेंट्स मिलते हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और उस रिएक्शन में एनर्जी फॉर्म्ड होती है, एटीपी फॉर्म्ड होते हैं और ये एनर्जी डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होती है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है और डार्क रिएक्शन में फूड बनता है, डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है। तो बच्चों, लाइट रिएक्शन ग्रेना के थाइलेकॉइड्स में जो पिगमेंट है वो लाइट को एब्जॉर्ब करके परफॉर्म करते हैं, जहां आपके एटीपी फॉर्म्ड होते हैं, उस एटीपी को यूटिलाइज करके डार्क रिएक्शन की जाती है और डार्क रिएक्शन आपकी स्ट्रोमा के अंदर होती है। तो बच्चों, ये हमने आपका प्लास्टिड जो है कंप्लीट कर लिया। अब 1 मिनट रुकिएगा। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सीलिया फ्लैजला। ठीक है, यहां पर सीलिया फ्लैजला बताया गया है, डायग्राम मैंने बड़ा करके आपका यहां पे दिखाया हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चों, सीलिया जो होते हैं वो यूकैरियोट्स में मिलते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते। सीलिया का नंबर ज्यादा होता है, सीलिया छोटे होते हैं और बीड्स ओर लाइक, ओर का मतलब हो गया, आपने नाव चलाए होंगे, नाव में वो चप्पू होते हैं, ऐसे करते हैं फिर ऐसे जाते हैं, आगे पीछे, ऑसिलेटर मूवमेंट, इसको बोलते हैं ओर लाइक मूवमेंट। फ्लैजला प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में मिलते हैं। फ्लैजला का नंबर कम होता है और फ्लैजला लॉन्ग होते हैं और फ्लैजला स्नेक की तरह मूव करते हैं, स्नेक की तरह बीट करते हैं। ठीक, फ्लैजला जो होते हैं, अब आप पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट में फ्लैजला फ्लैजलिन प्रोटीन के बने हैं और यूकैरियोट के फ्लैजला ट्यूबिन प्रोटीन के बने हैं, मतलब दोनों के जो प्रोटीन है फ्लैजला की वो अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है आपका प्रोकैरियोट, तो हम पढ़ चुके हैं, आप पढ़ेंगे यूकैरियोट का फ्लैजला। बच्चों, यूकैरियोट का जो फ्लैजला होता है, आप देखिए जरा, यूकैरियोट का जो फ्लैजला होता है, ध्यान से देखिए बेसिक डायग्राम। बच्चों, येलो कलर से है सेल वॉल, ठीक, ब्लू कलर से है सेल मेम्ब्रेन। अब आपको सेल मेम्ब्रेन पर ये पॉइंट दिख रहा है, इसको बोलते हैं बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी से ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, इसको फ्लैजला बोलो या फिर सीलिया बोलो, दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है। ठीक है, फ्लैजला बोलो या फिर आप सीलिया बोलो। तो बच्चों, फ्लैजला और सीलिया कहां से अराइज हो रहे हैं? सर, बेसल बॉडी से अराइज हो रहे हैं। ब्लू कलर का क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो ग्रीन कलर का जिसको आप फ्लैजला या सीलिया बोल रहे हो, ये ब्लू कलर से कवर्ड है। और ब्लू कलर क्या है? सर, ब्लू कलर सेल मेम्ब्रेन है। इसका मतलब आपका सीलिया और फ्लैजला ब्लू कलर से कवर्ड है, मतलब सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। इसलिए एनसीईआरटी में यूकैरियोट के फ्लैजला में लिखा है कि वो मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, बट प्रोकैरियोट के फ्लैजला में लिखा है वो सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है। बच्चों, ये जो फ्लैजला होते हैं ये बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के। तो अब आप कहोगे कि सर, सीलिया फ्लैजला माइक्रोट्यूब्यूल के बने हैं। सर, ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल बने होते हैं ट्यूबलिन प्रोटीन के, और ट्यूबलिन प्रोटीन दो टाइप्स के हैं आपके, अल्फा और बीटा। तो बच्चों, आपका जो सीलिया और फ्लैजला होता है जो किससे कवर्ड है? ब्लू कलर की लेयर को मैंने क्या बोला? ब्लू कलर की लेयर को मैंने बोला सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर है, ये सीलिया फ्लैजला का स्ट्रक्चर है। ब्लू कलर का क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये ग्रीन कलर से क्या है? फ्लैजला। तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर मैंने सीलिया और फ्लैजला का स्ट्रक्चर आपको दिखाया है।
सीलिया और फ्लैजेला माइक्रोट्यूब्यूल के बने हैं। सर माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है? ये ट्यूबलिन प्रोटीन के बने हैं। तो मैं अब आपको ट्यूबलिन प्रोटीन दिखाता हूं। ये देखिए ए बी ए बी ए बी। तो बच्चों ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल है। तो एक माइक्रोट्यूब्यूल का नाम क्या है? ए। जुकाम हो रखा है। एक माइक्रोट्यूब्यूल का नाम है ए और दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल का नाम क्या है? दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल का नाम है बी। ठीक है, तो ए माइक्रोट्यूब्यूल और बी माइक्रोट्यूब्यूल, ये माइक्रोट्यूब्यूल किसके बने हुए हैं? अल्फा और बीटा ट्यूबलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। ए माइक्रोट्यूब्यूल और बी माइक्रोट्यूब्यूल, ये देखिए ए बी 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 ए बी। तो बेटा ऐसे कितने जोड़े हैं बाहर की तरफ? ऐसे कितने जोड़े हैं? ये देखिए एक कपल 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 एक कपल। तो टोटल बाहर की तरफ कितने कपल हैं? टोटल बाहर की तरफ 9 कपल हैं। कपल को बोलते हैं डबलेट। डबलेट, ठीक है। तो एक डबलेट में कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं? एक डबलेट में 2 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ए और बी। तो 9 डबलेट मतलब 9 इंटू 2 कितने माइक्रोट्यूब्यूल हो गए? 18। तो बाहर की तरफ 18 माइक्रोट्यूब्यूल हो गए। तो पेरिफेरी में बाहर की तरफ 9 डबलेट है, एक डबलेट में 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, ए और बी। तो बाहर की तरफ 9 इंटू 2 कितने हो गए? 18 माइक्रोट्यूब्यूल हो गए। सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, एक और एक। ये अकेला है और ये अकेला है, और ये दोनों जिस चीज से जुड़े हुए हैं इस चीज को बोलते हैं ब्रिज। तो 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल, ये अकेला है सिंगलेट, ये अकेला है सिंगलेट। इसको जो चीज जोड़ती है, इसको जो चीज जोड़ती है इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रिज। तो बच्चों सेंटर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं? 2। हर माइक्रोट्यूब्यूल कैसा है? अकेला। अकेला मतलब सिंगलेट। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल आपस में किससे कनेक्टेड है? ब्रिज से कनेक्ट है। और किससे कवर्ड है? ये जो चीज आपको दिख रही है कवरिंग, इसको बोलते हैं शीट, इसको बोलते हैं शीट। तो ये जो आपको दिख रही है इसको बोलते हैं शीट। तो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल किससे कवर्ड है? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कवर्ड बाय सेंट्रल शीट। अब आप देखिए ए माइक्रोट्यूब्यूल से आपको डंडे दिख रहे हैं, ये डंडा, 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 ये डंडा और ये डंडा। ये कहां से निकले हैं? ये ए माइक्रोट्यूब्यूल से निकले हैं। इन डंडों को आप बोलते हैं रेडियल स्पोक्स। इन डंडों को आप बोलते हैं रेडियल स्पोक्स। तो रेडियल स्पोक्स का नंबर कितना है? रेडियल स्पोक्स का नंबर है 9। रेडियल स्पोक्स का जो नंबर है बच्चों वो है आपका 9। रेडियल स्पोक्स कितने होते हैं? 9। कहां से निकलते हैं? ए माइक्रोट्यूब्यूल से निकलते हैं। तो सेंट्रल शीट कनेक्टेड विथ ए माइक्रोट्यूब्यूल थ्रू रेडियल स्पोक्स। रेडियल स्पोक्स ही प्रोटीन नेचर होता है और इसका नंबर होता है आपका 9। तो बच्चों ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और ए और बी माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। ए और बी माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। ए और बी माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। ए और बी माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। जिस चीज के थ्रू जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं आप लिंकर, उसको बोलते हैं आप लिंकर, इसको बोलते हैं आप लिंकर, और इसी को बोलते हैं इंटर डबलेट। 2 डबलेट को जो चीज जोड़ती है, 2 डबलेट, एक डबलेट ये रहा ए बी, एक डबलेट ये रहा ए बी, 2 डबलेट को जो चीज कनेक्ट करती है उसी को बोलते हैं इंटर डबलेट और उसी को आप बोलते हैं लिंकर। तो बच्चों ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। उसके बाद है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। तो बच्चों आपका जो सीलिया फ्लैजेला है वो बेसल बॉडी से आपका अराइज होता है। अब जरा आप सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर को समझिएगा। बच्चों एक सेंट्रोसोम के अंदर आपके 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखिए एक सेंट्रोसोम का मतलब है 2 सेंट्रियोल। कैसे स्ट्रक्चर है? सिलेंड्रिकल है। ये स्ट्रक्चर कैसे है? सिलेंड्रिकल है। तो एक सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल। सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल, सेंट्रियोल मेम्ब्रेन लेस होता है और इसका स्ट्रक्चर कार्टव्हील की तरह होता है। कार्टव्हील मतलब बैलगाड़ी का पहिया, कार्टव्हील मतलब बैलगाड़ी का पहिया। सेंट्रियोल आपका सिर्फ एनिमल सेल में मिलेगा, प्लांट सेल में आपका एब्सेंट होता है। तो बच्चों सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देखिएगा। एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है। एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं। तो बच्चों एक सेंट्रोसोम में आपके 2 सेंट्रियोल होते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि सर ने कितने सेंट्रियोल बनाए हैं, सर ने एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर दिखाया है, बट एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं। तो जब आप सेंट्रियोल देखोगे तो बाहर की तरफ देखिए, ये देखिए ट्रिपलेट 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 ट्रिपलेट।
ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट। सीलिया फ्लैजिला में बाहर की तरफ डबलेट था, मतलब वहां एक डबलेट में 2 माइक्रोट्यूब्यूल था, ए और बी। यहां पर एक डबलेट नहीं है, यहां ट्रिपलेट है। कितने ट्रिपलेट है? 9 ट्रिपलेट है। एक ट्रिपलेट में कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं? सर एक ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल है, ए बी सी। तो बाहर की तरफ 9 इंटू 3 कितना हो गया? 27 हो गया। तो बच्चों सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता। ये जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है ये प्रोटीनेशियस होता है, जो ब्राउन कलर से दिखाया है इसको बोलते हैं हब। ये आपका प्रोटीनेशियस होता है। तो बच्चों यहां अरेंजमेंट क्या होगा? बाहर की तरफ 9 ट्रिपलेट है और सेंटर में कुछ भी नहीं है, सेंटर में 0। ये हो गया आपका सेंट्रियोल का। लेकिन सीलिया फ्लैजिला में क्या था? सीलिया फ्लैजिला में बाहर की तरफ 9 जोड़े थे और सेंटर में आपके कितने थे? 2 थे। तो सीलिया फ्लैजिला में 9 इन ब्रैकेट डबलेट प्लस 2, ये आपके 2 थे। लेकिन आपका यहां पर बाहर की तरफ 9 ट्रिपलेट है और सेंटर में कुछ नहीं है, सेंटर में है आपका 0। तो बच्चों ये देख लीजिए, पेरिफ्री में कितने ट्रिपलेट है? 9 ट्रिपलेट है। एक ट्रिपलेट में कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं? 3। कौन कौन से? ए बी सी। पेरिफ्री में 9 ट्रिपलेट, 9 3 जा 27। सेंटर वाले पार्ट को प्रोटीनेशियस पार्ट बोलते हैं, जिसको आप हब बोलते हैं। सेंटर में नो एम्प्टी, एम्प्टी मतलब माइक्रोट्यूब्यूल, सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता। तो 9 सेंट्रियोल में 9 प्लस 0, ठीक है। सेंट्रियोल फॉर्म्स द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया फ्लैजिला। बच्चों ये का मतलब क्या है? जो बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, बेसल बॉडी का 9 प्लस 0 है और सेंट्रियोल का भी 9 प्लस 0 है। आपने यहां पर देखा होगा बेसल बॉडी। बच्चों बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर भी 9 प्लस 0 होता है। और अभी आपने पढ़ा सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का भी स्ट्रक्चर 9 प्लस 0 है। देखिए सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर क्या है? मैंने आपको पढ़ा दिया, 9 डबलेट प्लस 2, ठीक। बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन जो स्ट्रक्चर बेसल बॉडी का होता है वही सेंट्रियोल का होता है। जो स्ट्रक्चर बेसल बॉडी का होता है वही सेंट्रियोल का होता है। जो स्ट्रक्चर बेसल बॉडी का होता है वही सेंट्रियोल का होता है। मैंने आपको सेंट्रियोल पढ़ा दिया और सेंट्रियोल है 9 ट्रिपलेट प्लस 0। तो बेसल बॉडी भी क्या होगा? बेसल बॉडी भी होगा 9 ट्रिपलेट प्लस 0। और सेंट्रियोल एनिमल के अंदर आपका स्पिंडल फाइबर बना देता है। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आपके 2-3 टॉपिक हैं, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, साइटोस्केलेटन एंड माइक्रोबॉडी। बच्चों न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। जनरली एक सेल में एक न्यूक्लियस मिलता है, बट पैरामीशियम के अंदर 2 न्यूक्लियस मिलते हैं, ठीक। जो मेमेलियन की आरबीसी होती है, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी, उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, एक्सेप्शन है। और फ्लोएम जो कि फूड कंडक्शन करता है, उसकी मेन सेल होती है सीव ट्यूब, इसके अंदर भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बट ये दोनों की दोनों सेल्स आपकी लिविंग है, बट इनमें न्यूक्लियस नहीं मिलता। बच्चों न्यूक्लियस का पहला कंपोनेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आप देखिए ये है ONM। ONM का मतलब है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये वाली है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर होती है, एक होती है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आपके निकलते हैं RER। तो इसका मतलब आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंटिन्यूअस में होती है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ आपके RER निकले हुए हैं, तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस है विद RER। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि RER पर राइबोसोम प्रेजेंट है और RER आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी राइबोसोम मिलेंगे। बच्चों दो मेम्ब्रेन के बीच में आपको जो स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच में आपको जो स्पेस दिख रहा है उसको बोलते हैं आप पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो 10 to 50 नैनोमीटर आपका होता है, जो किसको सेपरेट करेगा? न्यूक्लियस का जो कंपोनेंट है अंदर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको आप बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बच्चों ये आपका न्यूक्लियस का कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। और बाहर आपका साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में कौन है? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ऐसे करके समझिए ना, जैसे ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपका RER है ना, ये आपका क्या है? RER है, ये आपका है RER, ये है आपका RER
और ये है आपका साइटोप्लाज्म। तो बच्चों आप खुद सोचिए, ये आपका न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर जो कंपोनेंट है, जो लिक्विड है, उसको आप बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल दीजिए, या आप इसको बोल दीजिए पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और पेरी न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियस का कंटेंट न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल का कंटेंट साइटोप्लाज्म के बीच में सेपरेशन करता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है, वो सेपरेट करता है न्यूक्लियोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म को। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो एंड है वो फ्यूज है। आप देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एंड, दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर और इनर, इनके एंड फ्यूज है, जिसकी वजह से एक गैप क्रिएट हो गया, एक रास्ता क्रिएट हो गया, एक गैप क्रिएट हो गया, एक रास्ता क्रिएट हो गया। इस गैप को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। और इस न्यूक्लियर पोर से चीजें अंदर बाहर होती है, चीजें अंदर भी आएंगी और चीजें बाहर भी आएंगी। मतलब न्यूक्लियोप्लास्ट से चीजें साइटोप्लाज्म में आएंगी, न्यूक्लियोप्लास्ट से चीजें साइटोप्लाज्म में आएंगी, न्यूक्लियोप्लास्ट से चीजें साइटोप्लाज्म में आएंगी, साइटोप्लास्ट से चीजें न्यूक्लियोप्लाज्म में जाएंगी। मतलब जो मूवमेंट होगा वो आपका बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। तो आरएनए और प्रोटीन का जो मूवमेंट होगा वो आपका बाई डायरेक्शनल होगा। तो एंड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्यूज, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पोर फॉर्म्ड होती है, जो मेंटेन करती है बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। बच्चों दूसरा पार्ट है आपका क्रोमैटिन। बच्चों हमारे पास डीएनए बहुत लंबा है, ये जीन्स बहुत लंबी है। आपने इस जीन्स को थोड़ा फोल्ड किया तो क्रोमैटिन बना, इस जीन्स को और ज्यादा फोल्ड किया तो क्रोमोसोम बना। तो जीन्स लंबी वाली है डीएनए, थोड़ी फोल्डिंग वाली है क्रोमैटिन, ज्यादा फोल्ड वाली है क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन के अंदर फोल्ड्स कम है, इसलिए क्रोमैटिन के अंदर फोल्ड कम है, इसलिए क्रोमैटिन पतला है। क्रोमोसोम में फोल्ड ज्यादा है तो क्रोमोसोम आपका थिक है। यहां पर फोल्ड्स कम है तो इसकी विजिबिलिटी कम है, यहां पर फोल्ड ज्यादा है, मतलब जितना ज्यादा फोल्ड उतना कंडेंस। तो क्रोमोसोम ज्यादा कंडेंस होता है, इसलिए इसकी विजिबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसकी विजिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि इसमें फोल्डिंग ज्यादा है, इसमें कंडेंसेशन ज्यादा है। तो यहां पर अगर डीएनए आपका पैक हो जाए, आपका डीएनए इतना लंबा था, डीएनए पैक हो गया, तो डीएनए ने किसका रूप ले लिया? क्रोमैटिन का। डीएनए और ज्यादा पैक हो गया तो किसका रूप ले लिया? क्रोमोसोम का। मेरे पास इतना लंबा डीएनए है, मैंने इस डीएनए को थोड़ा सा पैक कर दिया, तो डीएनए मुझे पहले से छोटा दिख रहा है। ठीक है, देख लीजिए जीन्स पहले से छोटी दिख रही है, ऐसे डीएनए को बोलते हैं क्रोमैटिन। ये डीएनए में और ज्यादा फोल्डिंग हो जाए, और ज्यादा फोल्डिंग हो जाए तो डीएनए और छोटा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है और मोटा दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमोसोम। तो बच्चों क्रोमैटिन लेस कंडेंस होता है, ये ज्यादा कंडेंस होता है। क्रोमैटिन इंटरफेस में दिखता है, जब सेल इंटरफेस में होती है, G1S और G2 में होती है, तब जो आपको दिखती है वो क्रोमैटिन होती है। जब सेल प्रोफेस और मेटाफेस में होती है, डिवाइडिंग स्टेज में होती है, तब आपको जो दिखता है वो क्रोमोसोम होता है। क्रोमैटिन लंबा है, ये देख लीजिए, ये जीन्स लंबी है, और क्रोमोसोम जो है आपका छोटा है। क्रोमैटिन लेस फोल्डेड डीएनए है, लेकिन क्रोमोसोम मोर फोल्डेड डीएनए है। जीन्स में जितनी ज्यादा फोल्ड करोगे, डीएनए में जितनी ज्यादा फोल्ड करोगे, वो उतना ही थिक होता जाएगा। तो क्रोमैटिन की विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती, लेस विजिबल मतलब इनडिस्टिंक्ट। जब विजिबिलिटी अच्छी नहीं होती तो चीजें कॉम्प्लेक्स लगती है, कॉम्प्लेक्स मतलब इलॉबरेट। ठीक है, लीस्ट कंडेंस है, लूज है, लीस्ट कंडेंस है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है, जैसे ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, और इसमें पूरा का पूरा क्रोमैटिन पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा क्रोमैटिन आपका पड़ा हुआ है। ये देखिए, पूरा का पूरा क्रोमैटिन आपका पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, और क्रोमैटिन टर्म दिया था फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने, और क्रोमैटिन को स्टेन करने के लिए आप बेसिक डाई को यूज करते हैं। ठीक है, पैकेजिंग हम यहां नहीं पढ़ते हैं, पैकेजिंग हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर आपका पढ़ाई जाती है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। अब आप देखिए, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, क्रोमैटिन हो गया। अब एक पार्ट है आपका न्यूक्लियोलस, एक पार्ट है आपका न्यूक्लियोलस। बच्चों ये जो आपको धागा दिख रहा है, ये धागा है क्रोमैटिन, ये जो धागा आपको दिख रहा है ये है आपका क्रोमैटिन। कहीं कहीं पर क्रोमैटिन एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, तो जहां पर क्रोमैटिन एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है उस जगह को आप क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्रोमैटिन एक जगह पर इकट्ठा होकर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेता है,
उस स्ट्रक्चर को आप न्यूक्लियोलस बोलते हो, क्रोमोसोम नहीं, न्यूक्लियोलस। तो देखिए पूरे में क्या पड़ा हुआ है, क्रोमैटिन पड़ा हुआ है, मतलब क्रोमोसोम की डीकंडेंस फॉर्म पड़ी हुई है। तो जिस जगह पर क्रोमैटिन बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस की मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोलस की मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोलस की मेम्ब्रेन नहीं होती। और अंदर आपका ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन पड़ा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन पड़ा हुआ है, और न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस पड़ा हुआ है। तो बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस के बीच में कोई बाउंड्री नहीं है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन है, न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस है। जब क्रोमैटिन एक जगह पर इकट्ठा हो गया तो उसको न्यूक्लियोलस बोल दिया। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन है और न्यूक्लियोलस है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, क्योंकि जो न्यूक्लियोलस होता है वो आपका मेम्ब्रेन लेस होता है। न्यूक्लियोलस की मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोलस की मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोलस की मेम्ब्रेन नहीं होती। और बच्चों ये न्यूक्लियोलस आरआरएनए की सिंथेसिस करता है। तो न्यूक्लियोलस वाला क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस वाला क्रोमैटिन आरआरएनए की सिंथेसिस करता है। न्यूक्लियोलस वाला जो क्रोमैटिन होता है वो आरआरएनए की सिंथेसिस करता है। अब आप याद करिए आरआरएनए कहां प्रेजेंट था, आरआरएनए कहां प्रेजेंट था, राइबोसोम किस चीज से बना था, राइबोसोम आरआरएनए और प्रोटीन से बना था। आरआरएनए और प्रोटीन से आपकी एक चीज बनी थी जिसको आपने क्या बोला था, राइबोसोम बोला था। याद करिए राइबोसोम के अंदर मैंने दो चीजें दिखाई थी, आरआरएनए दिखाया था और आपको प्रोटीन दिखाया था। तो बच्चों राइबोसोम को बनाने के लिए जो आरआरएनए चाहिए उस आरआरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियोलस करता है, उस आरआरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियोलस करता है। तो ये वाला जो डीएनए है, ये वाला जो क्रोमैटिन है जिसको आप न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं, ये वाला क्रोमैटिन, ये वाला डीएनए आरआरएनए की सिंथेसिस करता है। तो न्यूक्लियोलस वाला क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस वाला डीएनए आरआरएनए की सिंथेसिस करता है और ये आरआरएनए प्रोटीन के साथ कंबाइंड होकर राइबोसोम बनाता है। अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद आपका दे रखा है, ये है आपका क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में ये वाली जो चीज होती है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक। और इसी चीज को बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, इसी चीज को आप बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। लिख देता हूं अच्छे से, इसी चीज को आप बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्रोमोसोम जब पहली बार कहीं पर पिचकता है, देखिए यहां पर क्रोमोसोम पहली बार पिचका, जो सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम यहां पर भी पिचक गया, इसको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। क्रोमोसोम पहली बार जिस जगह पे थोड़ा पतला हुआ, थोड़ा थिन हुआ, उस जगह को सेंट्रोमियर बोलते हैं, इसी को प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम यहां पर पतला हो गया, इस पॉइंट पर पतला हो गया, तो जहां यह पतला हुआ दूसरी बार उसको आप सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बाद वाला जो क्रोमोसोम है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बाद वाला जो क्रोमोसोम है, ये वाला क्रोमोसोम, इसको आप सैटेलाइट बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं सैटेलाइट। तो आप इसको बोलते हैं सैटेलाइट। तो जो सेंट्रोमियर होता है उसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम जहां पर कंस्ट्रिक्ट हुआ, दोबारा से पतला हो गया, उसको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के पीछे जो पार्ट है क्रोमोसोम का, उसको आप सैटेलाइट बोलते हैं, उसको आप सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक। और इस सेंट्रोमियर पर आपके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। यहां पर ये जो सेंट्रोमियर है आपका, यहां पर आपका स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। तो बच्चों क्रोमोसोम पे जहां सेंट्रोमियर होता है, ये देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपका क्रोमोसोम है, बिल्कुल सही, ये हमारा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर ये आपकी एक क्रोमैटिड है, ठीक है, जो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं। देखो जो मैंने आपको येलो कलर से दिखाई है पूरी की पूरी, ये आपकी एक क्रोमैटिड है। ये आपकी कितनी क्रोमैटिड है, एक क्रोमैटिड है। और जो मैंने आपकी पिंक कलर से दिखाई है, ये आपकी एक क्रोमैटिड है। तो मैंने क्रोमोसोम में टोटल कितनी क्रोमैटिड दिखाई, दो क्रोमैटिड दिखाई। और इनके अंदर प्रेजेंट होता है आपका डीएनए, इनके अंदर आपका प्रेजेंट होता है डीएनए।
और ये क्या है, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर को मैंने आपको बताया था कि सेंट्रोमियर को आप क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर को आप बोलेंगे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर को आप बोलेंगे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और यहां पर आपकी प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन। देखिए ये रहा प्रोटीन और ये रहा प्रोटीन। ये जो प्रोटीन आपका प्रेजेंट है, इस प्रोटीन को बोलते हैं काइनेटोकोर। ये डिस्क लाइक होता है, ये डिस्क लाइक होता है, ये आपका डिस्क लाइक होता है। तो इस प्रोटीन को आप बोलते हैं काइनेटोकोर, इस प्रोटीन को आप बोलते हैं काइनेटोकोर। और यहां पर अटैच होती है स्पिंडल फाइबर। तो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर दोनों तरफ कुछ प्रोटीन मिलते हैं डिस्क लाइक, जिनको आप काइनेटोकोर बोलते हैं, वहां पर आपकी स्पिंडल फाइबर अटैच होती है। बच्चों इसके बाद है क्रोमोसोम का शेप। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर सेंट्रोमियर की पोजीशन सेंटर में है, ठीक है, सेंट्रोमियर की पोजीशन सेंटर में है, सेंट्रोमियर की पोजीशन सेंटर में है। तो अब आप क्या करिए, अब आप क्या करिए, ध्यान से देखिए, किसी एक को पकड़ लीजिए, ये और ये एक क्रोमेटिड हो गई, और जो मैं आपकी पिंक कलर से दिखा रहा हूं, ये आपकी दूसरी क्रोमेटिड हो गई। जो मैंने रेड कलर से दिखाई है वो आपकी एक क्रोमेटिड है, जो मैंने पिंक कलर से दिखाई है वो आपकी एक क्रोमेटिड है। तो बच्चों रेड कलर से क्रोमेटिड दिखाई गई और पिंक कलर से क्रोमेटिड दिखाई गई, दोनों के बीच में आप देख लीजिए, आप रेड वाला ही देख लीजिए, चाहे आप ऐसे करके रेड वाला देख लीजिए, चाहे एक मिनट ऐसे देख लीजिए, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है, ये सेंट्रोमियर है, और ये आपका क्या है, सेंट्रोमियर है, और एक क्रोमेटिड आपकी ये रही और एक क्रोमेटिड ये रही। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन बिल्कुल सेंटर में है, जिसकी वजह से ये जो आर्म्स हैं, दोनों आर्म्स की लेंथ बराबर है। ये आर्म और ये वाली आर्म, दोनों आर्म्स की जो लेंथ है वो आपकी इक्वल है, लेंथ आपकी इक्वल है। तो वैसे क्रोमोसोम्स को बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जहां सेंट्रोमियर की जो पोजीशन होती है वो मिडिल में होती है। सब मेटासेंट्रिक में देखिए, ये आपका सेंट्रोमियर है और ये एक आर्म और ये एक आर्म। अब आप इसका डायग्राम देखिए, ठीक है, ये आपका सेंट्रोमियर है और ये एक आर्म हो गई और ये एक आर्म हो गई। तो जो छोटी आर्म होती है इसको पी आर्म बोलते हैं, जो बड़ी आर्म होती है उसको क्यू आर्म बोलते हैं। तो सेंट्रोमियर सेंटर से स्लाइटली अवे हो गया, जिसकी वजह से दोनों आर्म्स इक्वल नहीं है, दोनों आर्म्स आपकी अनइक्वल है, दोनों आर्म्स आपकी अनइक्वल है। तो सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर। तो यहां पर शेप आया था वी शेप, ये देखिए वी शेप, ठीक है, यहां पर जो शेप आया है वो एल शेप आया है। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, सेंट्रोमियर क्लोज टू एंड होगा। क्लोज टू एंड का मतलब होता है सेंट्रोमियर और ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। देखिए सेंट्रोमियर और ज्यादा शिफ्ट हो गया, यहां सेंट्रोमियर सेंटर में था, यहां सेंट्रोमियर थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, तो एक आर्म आपकी कैसी हो गई, ये आर्म पी आर्म कैसी हो गई, शॉर्ट, और क्यू आर्म कैसी हो गई, लॉन्ग। यहां पर ये पी आर्म, छोटी आर्म को पी आर्म बोलते हैं, पी आर्म कैसी हो गई, वेरी शॉर्ट हो गई, और क्यू आर्म कैसी हो गई, क्यू आर्म आपकी वेरी लॉन्ग हो गई, ठीक। और एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक के अंदर ये आपका सेंट्रोमियर है, ये आपका सेंट्रोमियर है और ये आपकी आर्म है। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन टर्मिनल पर होती है और यहां आपका जो शेप आएगा आई शेप आएगा, यहां वी शेप, यहां एल शेप, यहां जे शेप और यहां आपका आई शेप। तो बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर एक टॉपिक है माइक्रो बॉडी। बच्चों माइक्रो बॉडीज जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं और इनके अंदर आपके इंजाइम्स मिलते हैं, ठीक है। माइक्रो बॉडी यूजुअली सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। और फिर एक टॉपिक है साइटोस्केलेटन। बच्चों साइटोस्केलेटन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, जो कि प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। तो साइटोस्केलेटन प्रोटीन के बने होते हैं। साइटोस्केलेटन के अंदर तीन चीजें आती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है और प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, जो कि सेल को शेप प्रोवाइड करेंगे, सेल की मोटिलिटी के अंदर ये हेल्प आपका करते हैं, ठीक है। सेल की मोटिलिटी में हेल्प करेंगे, सेल के शेप में मेंटेन करने में ये
हेल्प करते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का कंप्लीट समरी लेक्चर आपके सामने प्रेजेंट किया। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका समरी लेक्चर था। आराम से इसको 2 बार देखिएगा और फीडबैक दीजिएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।